जिसका 20-30-40 हज़ार रुपया भी महीने का इनकम है, हाँ, क्या वो लोग भी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच सकते हैं? जिसके जीरो इनकम भी है उसको भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। हम कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इट इज अ क्विक वे टू मेक मनी। द क्विकेस्ट वे टू मेक मनी इज टू फोल्ड द मनी एंड कीप इट इन योर पॉकेट। पर वेल्थ कैसे कंपाउंड होती है वो मैं आपको बता सकता हूं। वॉरेन बुफे की बात सुन लो, ये सुनना। 11 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते $1 बिलियन पे। 60 साल से लेकर 90 साल, अगले 30 साल में आज वो 150 बिलियन। आज अगर 150 बिलियन डॉलर पे वो साल का 10% भी कमाए रिटर्न, तो वो 15 बिलियन होता है। 15 बिलियन, यानी आज वो हर साल अपने कैपिटल पे उनके 500 साल का रिटर्न निकालते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कैसे ये पेशेंस मेंटेन करना चाहिए? हमारे भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4th अध्याय का 40वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। तो अगर मुझे बैंक के पास से लोन लेनी है तो क्या क्या चीजें मुझे चेक पॉइंट्स पहले ध्यान रखने पड़ेंगे? तो सबसे पहला लोन डॉक्यूमेंट में आपको लोन वालों को लड़वाना है एक दूसरे से, है ना। ये भोले बाबू बन के जाओगे ना तो वो लूट लेंगे आपको। तो आपको क्या करना है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों को तो इसी में एक कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, या एक बार मेरा 50-60-70 हज़ार रुपया कमाना चालू हो गया ना, बाद में हम ये सब सोचेंगे, अभी ये 20-30 हज़ार वालों के लिए नहीं है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये मिथ है, या ये छोटे लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं? जिनका छोटे लोग इन टर्म्स ऑफ जिसका 20-30-40 हज़ार रुपया भी महीने का इनकम है, हाँ, क्या वो लोग भी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, जिसके जीरो इनकम भी है उसको भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। हम कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। पहले तो मुझे बताइए ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है कि हम एक गरीब घर में पैदा हुए या फिर हम बहुत बड़े घर में नहीं पैदा हुए। अब उसमें तो हमारी गलती है नहीं, वो जो हमारे पुराने जो भी कर्म थे उसके हिसाब से हम पैदा हो गए। पर अगर हम गरीब मर गए तो वो तो हमारी गलती है ना। करेक्ट। तो आप क्या करते हो जब आप गरीब होते हो या एक गरीब परिवार से होते हो या जहां आपके पास अबंडेंस नहीं है, तो आप शुरू में अपना टाइम बेचते हो ताकि आप पैसा कमा सको, जिसे हम टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। चाहे आप तनख्वाह के फॉर्म में कर रहे हो या आप कोई और व्यवसाय कर रहे हो, जो कर रहे हो। पर एक पॉइंट तो लाइफ में लाओ ना यार, कि अपने इतना पैसा हो कि अपना समय खरीद सको, क्योंकि समय फाइनाइट है ना। अभी मैं चाह के भी, ठीक है, विरल भाई मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर वो चाह के भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी मुझे नहीं दे सकते। जितना मेरे जीवन में लिखा उतना ही मिलेगा मुझे। ना मैं किसी से उधार ले सकता हूं, जैसे मैं पैसे तो उधार ले सकता हूं, ना मैं समय का आईपीओ लेके आ सकता हूं। पैसे को तो आईपीओ भी लेके आ सकते हैं अपन, ठीक है, कि जाओ जनता के पास जाओ और मेरे को बोलो 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो मिल जाते हैं अगर आपका बिजनेस ठीक है तो। पर मेरे को, मैं अगर मार्केट में जाके बोलूं मुझे समय दे दो, तो कोई देना चाहे तो भी नहीं मिल सकता। तो यानी आई एम ट्रेडिंग अ फाइनाइट रिसोर्स फॉर एन इनफाइनाइट रिसोर्स, ठीक है। यानी फाइनाइट है मेरा समय, इनफाइनाइट है पैसा। तो ठीक है, ये कर रहा हूं, पर मेरे को कॉन्शियस तो होना है कि मैं ये मैं कर रहा हूं, कभी तो मैं इससे बाहर निकलूं, कभी तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊं। और वो जो चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, वो नंबर जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है। वो इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अगले आपके जीवन के अंत तक आपका साथ दे दे। आपको उसके बाद नया पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप कमाते हो नहीं कमाते हो, मैं अलग बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है ना, उस दिन आप 10x मोर पावरफुल हो जाते हो, बिकॉज अब आपके पास समय आ चुका है। जो आपका फाइनाइट रिसोर्स है वो आपके कंट्रोल में आ गया है। अब आपको किसी की नहीं सुननी। आप संडे को कोई बॉस आके फोन नहीं कर सकता, यार जल्दी पहुंचो ड्यूटी पे, सुबह 9 बजे पहुंचो, सुबह 8 बजे पहुंचो, रात के 12 बजे तक रहो। अभी देखिए ना, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, EY में थी, ठीक है, वर्क प्रेशर के नाम पे सुसाइड हो गया, ठीक है। और EY में से कोई गया भी नहीं उसके इसमें क्या कहते हैं, फ्यूनरल में। हाँ, सॉरी, उनके फ्यूनरल पे कोई गया नहीं। दिस इज हाउ लाइफ इज। और आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो इस चीज के लिए, तो ये थैंकलेस काम है। पर हाँ, अगर आपने राइट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लिए तो आप जिंदगी भर अपना टाइम ट्रेड करते रह जाओगे। यहां से बचना है हमें, ये पॉइंट से बचना है, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपने जैसे बताया कि वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक अमाउंट आपके पास होना चाहिए जी। ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं कि वो अमाउंट कितना होना चाहिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कोई गांव में रहता है तो अलग होगा, शहर में, डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल, फैमिली क्या है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला है, या हमारे व्यूअर में से कोई अगर लेट्स से
अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-22-24 साल की उम्र में है, जस्ट अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है, और उसको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है तो फर्स्ट कितने साल के बाद वो प्लान कर सकते हैं, और दूसरा क्या अमाउंट उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इतना अमाउंट मुझे मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ गुजार पाऊंगा? देखिए, अमाउंट जो है वो है, इट्स अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपेंस, नॉट ऑफ योर इनकम। आप कमाते कितना उससे कोई मैटर ही नहीं है। मैंने 7 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी गरीब देखे हैं और 50,000 रुपए महीना कमाने वाला भी अमीर देखा है, ठीक है। तो आप पैसे को कमाते कितना वो फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मैटर ही नहीं है। आप पैसे को संभालते कैसे हो, उसका उपयोग क्या करते हो, उसका निवेश कैसे करते हो, वो मैटर है, असली मैटर वो है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर है, वो नंबर बेसिकली आपकी एक्सपेंस में से निकलता है। यानी कि अगर आपका एक्सपेंस आप कंट्रोल कर सको तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको फोकस करना मेरा एक्सपेंस कंट्रोल हो। देखिए, आजादी की बात हो रही है, तो बिना खून दिए तो आजादी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल आजादी की बात है तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर कुछ चीजें हैं जिसमें आपका मन लगता है, अपना मन मारना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। उसको भी बैलेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बजटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके मन में है कि मुझे आईफोन खरीदना है तो वो आईफोन आपको डेफर करना पड़ेगा, या फिर नया छोड़ के सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा, पर कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा अगर आपको आजादी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भाई तुम्हारे को पहले थोड़ा सा खून देना पड़ेगा, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। सुपर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ नंबर ये है कि जो भी आज आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको आप कब रिटायर होना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं 20 साल में रिटायर होना चाहता हूं। आज के एक्सपेंस को 20 साल आगे ले जाओ, इन्फ्लेशन पकड़ के। आज भारत की इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच में। 7% का मतलब है कि हर 10 साल में आपका क्वांटम डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपका महीने का खर्चा 20,000 है, ठीक है, वो 10 साल बाद 40,000 हो जाएगा, उसके 10 साल बाद ये 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 रुपए महीना यानी 10 लाख रुपए साल का आपका खर्चा होगा 20 साल बाद। 10 लाख रुपए अगर आपका खर्चा है तो आपके पास 2.5 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। उस 2.5 करोड़ का अमाउंट अगर आप जमा कर पाए अगले 20 साल में, तो मजेदार बात है कि आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले पाओगे। और ये 2.5 करोड़ लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी तनख्वाह को बढ़ाते गए तो ये 2.5 करोड़ अचीव करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप 2.5 करोड़ ले आए तो आज के वैल्यू टर्म्स में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जिसे हम कहते हैं, तो वो नंबर हो जाता है करीबन 60-70 लाख रुपए। तो अगर 60-70 लाख रुपए आज के तारीख के आपको मिल गए जब आपकी तनख्वाही 20-25 हजार है, तो देन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ट्रू। अमेजिंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सिखा दी, और शायद इससे बहुत सारे लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि क्या अमाउंट आपको ध्यान में रखना चाहिए अगले 20 साल के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट ना आपकी रियल लाइफ की सिचुएशन से बहुत कोई अलग चीज़ नहीं है। जो आपकी रियल लाइफ के फंडे हैं ना, वो भी इन्वेस्टमेंट्स पे लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट से अपेक्षा बहुत अनरियलिस्टिक है। देखिए, हम क्या होता है कि जब भी स्टार्ट करते हैं ना, अगर कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है वो सचिन तेंदुलकर सोचता है कि मैं तो पहले सचिन तेंदुलकर बनूंगा। कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा तो बोलेगा यार मैं तो मिस्टर बीस्ट ही बनूंगा पहले दिन, या कोई बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगे। नहीं भाई, पहले सबकी जर्नी में पहला कदम जो होगा वो छोटा ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा डायलॉग था ना वो मूवी का, दीपिका पादुकोण बोलती है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलो तो सही यार। 100 रुपए का SIP तो करो, 500 रुपए का SIP तो करो, बटन तो दबाओ, पता तो करो वो प्रोसेस क्या है। आज मेरे को लोग पता है मैसेज क्या करते हैं विरल भाई, कहते हैं कि सर जरा एक वीडियो बनाओ ना ये कि SIP करते कैसे है। कि एक कोई ऐप खोलो, कोई भी ऐप खोलो, ज़ीरोधा ग्रो, कॉइन, जो भी खोलना खोलो, और उसके बाद एक जाके बटन दबा के दिखाओ मेरे को, मैंने एक वीडियो बनाई ETF खरीदते कैसे, ऐसे करके। वो वीडियो पे 1 लाख व्यूज है ऑन मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग फॉर्म पे 1 लाख व्यूज है। तो यानी लोग इतना प्रोक्रेस्टिनेटेड हैं कि वो खुद से एक स्टेप लेके 100 रुपया डालने को तैयार नहीं है। वो 100 रुपया वो कहीं पे जाके बेटिंग कर देंगे, उल जलूल खर्चा कर देंगे, बट जाके 100 रुपया निवेश करने को तैयार नहीं। तो ये बात का बड़ा दुख भी रहता है मेरे को, और इसलिए मैंने ये काम लिया है कि भाई कोशिश करेंगे लोगों को सिखाने। और कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट भी वैसा बन गया है। आज वो एक आ गया था ना मीम, 21 दिन में पैसा डबल। तो लोगों के मन में वही है, एकदम क्विकली मनी चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कैसे ये पेशेंस मेंटेन करना चाहिए। मतलब लोगों के मन में आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करें तो आई थिंक वो पेशेंस ही कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि वो उनको ऐसा चाहिए यार थोड़े दिन के बाद देखेंगे पोर्टफोलियो, अरे नहीं यार इतना नहीं बड़ा, एक काम करते चलो निकाल लेते हैं।
तो आपके हिसाब से क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखें? देखिए, अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको सर्जन बनना है, तो आप क्या करोगे? आप राइट किताब पढ़ोगे, करेक्ट, राइट गाइडेंस ढूंढोगे और फिर प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करोगे। यही करोगे, सिंपल स्टेप है। करेक्ट, एक किताब पढ़ोगे जिसमें बताया होगा सर्जरी कैसे करते हैं, एक टीचर ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकली कुछ सर्जरीज किसी की गाइडेंस में करोगे, आप सर्जन बन जाओगे। ठीक है। इसी तरीके से जब आपको कन्विक्शन चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, तो उस आदमी की सुनो जिसने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है। हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 81 साल से पैसा बना रहा है, उसका नाम है वॉरेन बुफे। क्या होता है, जब हम यंग होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अपुनिच भगवान है, वो उसमें सीक्रेट गेम्स में बोलता है ना, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, तो वो वाली फीलिंग आती है। मैं जब यंग था तो मैं गया, बुक्स पढ़ी वॉरेन बुफे की, बहुत पढ़ी, 2007-8 के आसपास। मैंने बोला बुड्ढा सटिया गया है, इसको आता नहीं है, अपन देख कैसे करते थे, मजा। मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग के कैपिटल से पैसा बनाऊंगा और उसको लॉन्ग टर्म में डालूंगा, फिर वापस ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, वो पिक्चर थी ना, अंदाज अपना अपना, मेरी मुर्गी होगी, अंडे होंगे, मेरी मुर्गी, तो मेरी भी अंडे मुर्गी चल रहा था। 3 साल में मेरा 10 लाख रुपए खर्च चला गया, 3 साल में 10 लाख रुपए चला गया। ठीक है, मैं मानता हूँ वो मेरे लिए मार्केट की फीस थी। मैंने MBA करी, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दिए, इंजीनियरिंग करी, अच्छा खासा पैसा दे दिया, तो मेरे को लगता है कि वो मेरी मार्केट की फीस थी। मैं फिर गया वापस, मैंने वॉरेन बुफे की किताब उठाई, मैंने उनको सॉरी बोला, मिले तो नहीं बट ऐसे बुक को सॉरी बोला, और मैंने कहा कि यार ये आदमी सही कह रहा था, जो कह रहा था सही कह रहा था, एकदम सही बोलता है ये आदमी। फिर से मैंने उनकी बात माननी चालू कर दी, और जब से मैंने उनकी बात मानी, मैंने एक जर्नी बनाई, उस जर्नी को जिया, और आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। आपका लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन आएगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात सुनोगे। वॉरेन बुफे की बात सुन लो, मेरी मत सुनो यार। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है मैंने बहुत कम पैसा बनाया, वॉरेन बुफे ने बहुत बना लिया, $150 बिलियन की नेटवर्थ है उनकी। अब सुन लो, 11 साल की उम्र में स्टार्ट करके विरल भाई 60 साल की उम्र तक उनके पास $1 बिलियन था। ये सुनना, 11 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते $1 बिलियन पे आए। 60 साल से लेकर 90 साल, अगले 30 साल में आज वो 150 बिलियन पे, यानी उनकी टोटल वेल्थ का मोर देन 99.5% पिछले 30 साल में आया है, और 0.5% उसके पिछले 50 साल में आया है। आज अगर $150 बिलियन पे वो साल का 10% भी कमाए रिटर्न, तो वो 15 बिलियन होता है, 15 बिलियन। उन्होंने 50 साल में 1 बिलियन कमाया था, यानी आज वो हर साल अपने कैपिटल पे उनके 500 साल का रिटर्न निकालते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पर ये आपको कब देखने मिलेगा? जब आप समय निकालोगे मार्केट में। आप समय नहीं निकालना चाहते मार्केट में, तो कैसा पैसा बनेगा? तो कमिंग टू योर आंसर, द आंसर इज कि पहले अपने अंदर नॉलेज और कन्विक्शन भरो। और वो कैसे भरोगे? राइट लोगों को सुन के भरोगे। हमारे भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अज्ञाना च श्रद्धाना च संशयात्मा विनश्यति, ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। अज्ञाना च श्रद्धाना च, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, नॉलेज एंड कन्विक्शन, ऐसी संशय आत्मा, डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति परो, मतलब ना इस लोक में ना दूसरे लोक में, ना इन्वेस्टमेंट्स में ना लाइफ में उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो यही सबका हाल है। सबको ओवरनाइट रिच बनना है, तो लो करोड़ करोड़ रुपए के लोन लेके बैठो 20 साल की उम्र में। अब तो आप खत्म हो गए बॉस, यू आर फिनिश्ड। करेक्ट। 1 करोड़ का लोन 20 साल की उम्र में हो गया, यू हैव टू डू समथिंग मिरेकुलस टू गेट आउट ऑफ इट, नहीं तो आप तो जिंदगी भर किसी के स्लेव हो जाओगे। अब आप सोचो, एक आदमी जो इतना कमजोर वर्ग का है, साल का क्या कमा लेगा? 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगा, तो अगले 40 साल की इनकम तो उसको लोन देने में चली जाएगी। अभी इंटरेस्ट नहीं गिना मैंने। तो ये मत करो भाई, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। करेक्ट। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का आजकल ये भी सोचना रहता है कि आज अगर मेरी इनकम कम है तो मैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब जो पैसा मेरे पास बच रहा है वो पैसा मैं खुद के एंजॉयमेंट पे आज अपनी यंग एज में ना डालूं, तो 60 साल की उम्र में मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे तो उसका फायदा भी क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं यंगस्टर्स आज की तारीख में ये भी यो लोग कहते हैं ना, यू ओनली लिव वंस। यस। तो लोग उन लोगों को
कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनको किस तरीके से समझाओगे? क्योंकि माइंडसेट तो यही है कि अगर मैं आज 2,000 रुपया बचाऊँ, उसकी जगह पर 2,000 खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूँ, अगर 2,000 बचा भी लेता हूँ 2,000 करके, तो 60 साल का होऊंगा तभी करोड़ों बचेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, वापस बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज अच्छा मत जियो, आप आज अच्छा जी सकते हो, कल उससे बेहतर जी सकते हो, पर एक प्रोसेस होता है उसका। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक व्यक्ति से मिला और उसने करीबन 12 सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं, ठीक है, ये सब जो होता है ना, OTT, ZEE, ये सब उसका महीने का बिल ये सारा 12 सब्सक्रिप्शंस का मिला के कुछ 1,500-1,800 रुपए आता है। मैंने बोला, तू मेरे को एक बात बता, तू कितना देखता है इसमें से? बोलता सर बहुत कम देखता हूँ। तो 1500 × 12 कितना होता है? 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए तो आपने वेस्ट कर दिए। ट्रू। एक बंदे से मिला, वो कहता है सर 8,000 रुपए महीना UPI का जाता है, पता नहीं चलता जाता का है, क्योंकि गए, एक फोटो खींची, पैसा गायब, वीडियो गेम बन चुका है। तो भाई आप अगर अपने पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया, 18 घंटे नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका इतना अधिकार नहीं बनता कि आपका पैसा जहां कहाँ रहा है वो तो आपको पता हो? और क्या वो पैसा आपके हैप्पीनेस विजन के साथ अलाइंड है? आपका हैप्पीनेस विजन है विरल भाई कि मुझे साल में एक वेकेशन करनी है, ठीक है, कि मुझे एक साल में एक वेकेशन करनी है, उसके लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। और आप दूसरी तरफ यहां देखता हूं मैं आपको कि भाई आप जो है बहुत सारी सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, आपका स्विगी जोमेटो का बिल आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है, आप फॉर एग्जांपल अल्कोहल पी रहे हो, मैं आपने मतलब एक एग्जांपल ले। तो यार आपका विजन ऑफ हैप्पीनेस और बजट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप जिंदगी भर खुश नहीं रह सकते, और ना ही आप सेव कर पाओगे, ना ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ना ही आप रिटायर हो पाओगे। मैं अगर आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आप जिंदगी भर ब्रोक रहने वाले हो। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपको जो भी करना है, हर चीज को बजट करो, अपनी सारी जो चीजें खुशियां देती हैं उनको लिखो। अब आपको ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल आप क्वार्टरली एक बार करते हो, हर दिन तो करोगे नहीं, तो क्वार्टरली का एक बजट बना दोगे, भाई मैं इस क्वार्टर में जाने वाला हूं, मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। अब 20,000 रुपए का आप प्रबंध करो। अब कहां से प्रबंध करोगे? आप तो कमाई 30,000 रुपए रहे हो, ठीक है, अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हो और उसमें से आपको 7,000 रुपए महीना निकालना है अपने हैप्पीनेस के लिए, तो कहीं और कट करो ना भाई। करेक्ट। अपना इंटरनेट 10 जगह इंटरनेट लगा के रखा है वो बंद करो, अपना कोई सब्सक्रिप्शन बंद करो, सिगरेट कम पियो, दारू कम पियो, 3 बार जोमेटो कम मंगाओ, कहीं ओला की जगह मेट्रो पे चले जाओ, तो कहीं तो बचाओ ताकि जहां मन करता है वहां उड़ाओ। तो ये मैथमेटिक्स जब तक लोग नहीं करेंगे ना कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, पैसे 30,000 है, या तो फिर अपनी तनख्वाह बढ़ा 3 लाख कर। ट्रू ट्रू ट्रू। फिर कुछ तो कर। सही बात है। ये मतलब यू कांट बी, वो कहते हैं ना आप यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। करेक्ट। कि केक आपके सामने बड़ा आप खा रहे हो तो कम होगा ही होगा। बोलो नहीं सर मैं केक भी खाऊंगा और उतना ही रहना चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट। तो ये सब मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए राइट तरीका क्या होना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब एक हिसाब से देखा जाएगा तो आज व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस तो आते रहते हैं, ये कंपनी वो कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो क्या वो राइट तरीका है या कहीं और से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए वंस अगेन स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी बजटिंग। आप हो कहाँ पहले वो तो जान लो, तभी तो आप अपना GPS ऑन करके बता पाओगे कि आपको जाना कहाँ है। जाना कहाँ है। तो आपका GPS का जो करंट लोकेशन है वो आपका बजट है कि आप खर्च कितना कर रहे हो, आज उल जलूल कितना खर्च कर रहे हो, राइट खर्च कितना कर रहे हो, निवेश कितना कर पाओगे। पहले ये सिचुएशन से आगाह हो जाओ। जब मैं अपनी क्लास में एक्सरसाइज करता हूँ ना विरल भाई, लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो तो सर पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ जा रहा था। हाँ। आज पहली बार देखा है मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। अब वो वहां से उनकी जागरूकता, कॉन्शियसनेस आती है। फिर वो आप एक प्लान बनाते हो कि भाई अच्छा ठीक है आज ये सिचुएशन है, पहले तो मैं सिचुएशन को इंप्रूव करूंगा। सर मेरा 3 महीने में जो UPI का बिल 8,000 रुपए महीना आ रहा है उसको मैं 3,000 पे लेके आऊंगा। वेरी गुड, गुड इनिशिएटिव। 5,000 रुपए महीना बचेगा, वेरी नाइस। तो वो कोशिश करता है, कॉन्शियस हो गया ना। Correct. जैसे आप कॉन्शियस हो गया ठीक हो गया, ठीक है। व्हाट यू मेजर यू विल इंप्रूव, व्हाट यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। आपने मेजर कर लिया, आप इंप्रूव कर लोगे उसको। करेक्ट। तो आपने इंप्रूवमेंट चालू कर दी। अब इंप्रूवमेंट चालू करी, उसके बाद अब आपने गोल सेट किए। देखिए कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो रैंडम नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में ही है। एक बार हमारे कॉमन फ्रेंड है अमित, हाँ। उन्होंने मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया था, बोलते आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो? बोला मानता क्यों, हमारे को पढ़ाया गया है, हमारे को गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पढ़ाई गई है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है? मेरे को 4 साल बाद रेंज रोवर खरीदनी है, तो मेरा गोल हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गई ना कि मुझे जैगवार रेंज रोवर खरीदनी है।
तो अब मैं रिवर्स प्लान करूंगा, अच्छा ठीक है 1.5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, 40 लाख का डाउन पेमेंट चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख का लोन लेने लायक मेरी तनख्वाह हो जाए, 40 लाख रुपए मुझे जमा करना है, 5 साल का अवधि है, तो मेरा गोल बन गया, अब उसके हिसाब से प्लान बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी निवेश करना है वो गोल बेस्ड करना है। आपको 5 साल का गोल है, आपको गाड़ी खरीदनी है, 10 साल का गोल है घर खरीदना है, 15 साल का गोल है MBA करनी है, फिर से 20-25 साल का गोल है मेरे को रिटायर करना है, तो गोल बना लो। हर गोल के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करो और बाकी अपने धंधे लगो और अपनी तनख्वाह बढ़ाओ। ये रोजमर्रा ना, ये शेयर 10 का खरीदा, 12 का बेचा, 14 का खरीदा, 7 में बेचा, ये सब बंद कर दो। आप स्ट्रेस में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे और जिंदगी भर पैसा नहीं बना पाओगे। वो करो जो आपके कंट्रोल में है, वो मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको होने दो। जैसे अगर आप एक पेड़ उगाते हो तो आप नहीं उगाते हो, आप सिर्फ बीज डालते हो, उगाता सूरज और पेड़ है खुद, वो अपने आप लगे हुए हैं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस चल रहा है वहां पे। तुमने क्या किया, तुमने थोड़ा पानी डालना है बस, और ज्यादा पानी डालोगे वो मर जाएगा प्लांट। ट्रू। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो अपने आप होता है। विल भाई, आज तक पिछले इतने सालों में मेरे को इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम लगा है? आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि एक बार SIP करी, अब वो पिछले 9 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, हम तो देखते भी नहीं है, अच्छा ठीक है चल रही है, नो प्रॉब्लम। अपन ने तो 20 साल की सोची थी, आज 40 का हुआ, 50 तक की चलेगी वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। और एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की आपने बात की थी कि फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं, वो म्यूचुअल फंड सारी चीज़ें वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। एक मिथ लोगों में ये भी होती है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो खाली रिच लोगों के लिए होते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। आपका जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर होता है वो हर वर्ग के लिए, चाहे आप 1000 रुपए की SIP करना चाहते हो, 1 लाख की करना चाहते हो, 10 लाख की करना चाहते हो, 1 करोड़ की करना चाहते हो, कितने की भी SIP करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। वो आपकी हेल्प करता है और आपके गोल के हिसाब से आपको बताता है आपको कितना निवेश करना है, कहाँ निवेश करना चाहिए, क्या आपके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो है, कहाँ पे कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कौन सा लार्ज कैप होना चाहिए, कौन सा स्मॉल कैप होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना FD होनी चाहिए, सबका एक पूरा बास्केट बना के आपको देता है कि इस गोल के हिसाब से ये बास्केट है, इस बास्केट में हर महीने में आपको निवेश करना है, बस। इस तरीके से प्लान बनता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स पैसा कमाते कैसे और कितना कमा सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी 2 तरीके से होती है। एक तरीका होता है जनरली आपका फी बेस्ड होती है, कुछ एक फीस उसमें वो बनाते हैं। सेकंड, जब वो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने म्यूचुअल फंड बेच दिया, आपने कोड के थ्रू बेच दिया, तो उनको म्यूचुअल फंड पे कमीशन आता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत बहुत कम कमीशन है। पॉइंट मतलब ये रिसर्च की गई थी कि देश के जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हज़ारों करोड़ के AUM है, वो 0.68% ऑफ द AUM कमाते हैं। तो विच इज नॉट वेरी मच। मतलब अगर 1000 करोड़ का किसी का AUM है तो वो कुल मिला के समझिए 6.8 करोड़ रुपीस कमाता है साल के, तो विच इज नॉट मच अगर कंसिडरिंग इतना बड़ा नंबर है। तो सेबी ने बहुत कॉस्ट को कंस्ट्रेन किया हुआ है। जनरली ये लोगों के दिमाग में यही चीज़ रहती है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में या SIP में पैसा लगा देते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। लोग इसीलिए शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। तो क्या सच में ऐसे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाता है? क्योंकि हाँ, देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक है ना, आपको कभी भी पैसा चाहिए म्यूचुअल फंड से वो दे देता है। ठीक है, T+1 जिसे हम कहते हैं, T+1 सेटलमेंट होती है। आप जिस दिन बोलोगे उसके अगले दिन सेटलमेंट हो जाएगा, आपको पैसा आ जाएगा। पर आप डालो ही म्यूचुअल फंड में तब जब आपका गोल हो ना लॉन्ग टर्म का। जो गोल, देखिए, जो गोल की अवधि है, ठीक है, जो गोल की अवधि है वो गोल तक आपका पैसा लगना चाहिए। आपने तय किया था 5 साल, तो 5 साल चुपचाप पैसा लगाओ। अब आप बोलोगे सर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करें? तो भाई इमरजेंसी के लिए फंड बना के रखो पहले से। इमरजेंसी का फंड बनाओ, 6 महीने की अपने जो कॉस्ट है उसके लिए एक अलग FD बना के रख लो। नहीं सर, मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए इंश्योरेंस खरीदो। सर किसी का घर में मृत्यु हो गई तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदो। अरे भाई, हर चीज के लिए कोई एक चीज होगी। ये मेरे म्यूचुअल फंड को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? उसको तो कंपाउंड करने दो बेचारे को, उसका काम करने दो उसको, बराबर। उसको क्यों तंग कर रहे हो? ट्रू। तो अपना कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए इमरजेंसी फंड है, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, लेके रखो, खत्म करो। करेक्ट। इनफैक्ट मैं जस्ट अभी कल किसी से बात कर रहा था तो मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चीज़ याद आई। लोग आज की तारीख में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहले पैसा कमाते हैं, फिर उसमें से एक्सपेंसेस निकालते हैं और हम चलो उनको बोलते हैं कि भाई आप सेविंग्स का या इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में लगाओ। लोग आजकल क्या करते हैं ज़्यादातर कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं कि वो अपने इंश्योरेंस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरा जस्ट अभी डिस्कशन हो रहा था एक इंश्योरेंस एजेंट से ही, तो वहाँ पर उन्होंने वही चीज़ बहुत अच्छी मेंशन की। मैं वापस यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना सारा पैसा
सेविंग्स जितना भी है सारा इक्विटी या म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो आप सिर्फ एक बीमारी से दूर हो। जिस दिन वो एक मेडिकल का एक्सपेंस आपके घर पे आ गया, जितना भी आपने यहाँ पर सेविंग्स किया हुआ सब उड़ जाएगा। तो देखो इंश्योरेंस के बिना तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, आप भगवान थोड़ी हो यार। पहले उस पर प्रायोरिटी आपको अच्छा उसमें भी पता है क्या करते हैं लोग सब विरल भाई, उसमें क्या करेंगे कि वो ना खाना पूर्ति के लिए 2 लाख रुपए का कवर ले लेंगे। अब एक किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आज वो हार्ट अटैक की सर्जरी 8-9 लाख रुपए की है। करेक्ट। पिछले 5 साल में हेल्थ केयर कॉस्ट डबल हो चुकी है, मतलब निफ्टी से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिए हेल्थ केयर की कॉस्ट ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि ये 2 लाख 3 लाख से काम नहीं होने वाला। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 7 से लेकर 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस 40 लाख रुपए की है, इंटरनेशनल है कि कल को मैं दुबई हूं और मुझे वहां कुछ हो जाए तो वहां के हॉस्पिटल्स भी कवर्ड है। उसके लिए मैं प्रीमियम ज्यादा देता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं सिक्योर महसूस करूं, इंडिया में भी सिक्योर महसूस करूं, दुबई में भी सिक्योर महसूस करूं, यूएसए में भी सिक्योर महसूस करूं। उसके लिए मैं एक प्रीमियम देने को तैयार हूं। तो मैंने अपनी हेल्थ केयर को इस तरीके से कवर किया हुआ है। तो मेरे में एक कॉन्फिडेंस अलग आता है। मेरे पास एक फंड है जो मैंने इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, तो वहां मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है, मेरे पास 1 साल का पैसा अलग से रखा हुआ है। तो अब कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये सब चीजें मेरा ख्याल रखेंगे ना भाई। करेक्ट। तो अगर मैं बीमार हो गया तो हेल्थ केयर का कॉस्ट इंश्योरेंस मैनेज कर लेगी, घर का कॉस्ट इमरजेंसी फंड मैनेज कर लेगा। 2-3 महीने में तो वापस आ ही जाऊंगा, और अगर नहीं आया तो मतलब वो तो फिर लाइफ इंश्योरेंस मैनेज करेगा। करेक्ट। मतलब जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जस्ट अगर मैं एक साइकोलॉजी वाइज देखूँ तो हमें करना क्या चाहिए कि अगर मेरे पास कोई पैसा बच रहा है, सेविंग्स बच रहा है, तो सबसे पहले मुझे मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहिए, अपने हेल्थ को सिक्योर करना चाहिए। देन कम्स इमरजेंसी फंड। अगर आप अभी बता रहे थे कि भाई हमारे पास अगर 1 साल का पैसा हमारे पास होना चाहिए, फिर अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है इतना तो इनकम बढ़ाओ तो उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर। देखिए इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हम 2 बकेट्स को भरें, हम तीनों बकेट्स में थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो इंश्योरेंस है, एक इंश्योरेंस का बकेट, एक इमरजेंसी का बकेट, एक इन्वेस्टमेंट का बकेट है। तो आप तीनों बकेट्स में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, पर शुरू में ज्यादा पानी जो है वो इमरजेंसी में डालो। पहले इमरजेंसी के बकेट को भरो। इंश्योरेंस तो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आपने तय कर लिया, आपने 20,000 रुपए प्रीमियम की इंश्योरेंस ले ली, महीने का 1,500-2 हजार जो आपको देना है देते रहो, वो तो एक कॉस्ट हो गई आपकी, आप उसको कॉस्ट ही मान लो। जो बचा है उसमें ज्यादा पानी भरो पहले इमरजेंसी वाले बकेट में, कम पानी भरो इन्वेस्टमेंट में। जैसे जैसे आपका इमरजेंसी का बकेट फिल हो जाए, जो आपका टारगेट है, फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में मूव कर दो। आप देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको सेफ्टी का एहसास होना चाहिए, तो सेफ्टी का एहसास लो, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके ऊपर डिपेंडेंस है तो, और उसके बाद मजे करो। एब्सोल्युटली। लेकिन ये जब इमरजेंसी फंड की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने बैंक में तो रखेंगे नहीं। इनफैक्ट अगर मैं कभी रिस्क की भी बात करूँ, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड क्या होता है कि कभी भी मुझे चाहिए मुझे मिल जाएगा, लेकिन जब भी हम वही चीज़ रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोग 2 तरीके के होते हैं। या तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कभी रिस्क लेते ही नहीं है, कुछ लोग रहते हैं कि यार आंधाधुन कहीं पर भी रिस्क ले लेंगे और अपने फंड्स को खतरे में डाल देंगे क्योंकि ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से उनको लगता है कि डबल हो जाएगा। तो ये दोनों में बैलेंस कैसे करना, मतलब मुझे फंड मेरा सेफली सिक्योरली भी रखना है और साथ में मुझे ग्रोथ भी चाहिए, तो ये दोनों में बैलेंस कैसे करना चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आते हैं इमरजेंसी फंड पे। सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी फंड एज द नेम सजेस्ट उसका काम रिटर्न्स बनाना नहीं है। आप इमरजेंसी फंड इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कि उससे रिटर्न्स बनेंगे, आप इमरजेंसी फंड इसलिए डाल रहे हो ताकि इमरजेंसी के टाइम आपको पैसा मिलेगा, विच इज ओनली वन थिंग, एफडी में पटक दो, क्योंकि उससे आपकी अपेक्षा नहीं है ना रिटर्न्स की। ट्रू। आप नहीं कह रहे कि 1 लाख रुपए, अगर समझो मेरे पास 5 लाख रुपए की इमरजेंसी फंड है तो इस 5 लाख से मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है यार। ये अपेक्षा है कि भाई कल को कुछ आपदा विपदा आ जाए तो रेडी पैसे हो। क्लियर हो गया? अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। विरल भाई महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है। दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार 3 बार? 3 बार। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर BLD। ठीक है, तो कितने खाने हो गए हमारे टोटल? 90। बाहर कितनी बार खाते हो, घर पे कितनी बार खाते हो? से 50%। 50%? अच्छा, जनरली लोग 10% खाते हैं बाहर और 90% घर पे खाते हैं जनरली। करेक्ट। कि भाई और घर पे जब खाते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं। ठीक है, मजा ज्यादा कहाँ आता है खाने में? बाहर आता है, ऑब्वियसली बाहर आता है, स्वाद ज्यादा अच्छा है, पर हजमा खराब हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप 100 रुपये निवेश करते हो ना, तो 90 रुपये दाल चावल रोटी और सब्जी में डालो। ठीक है, विच इज नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, FDs, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिनमें कि ठीक है गिर सकता है
पर खत्म नहीं हो सकता। गिर सकता है, खत्म नहीं हो सकता। अब 10 रुपए बचे आपके पास, अगर आपका कॉर्पस 10 लाख है तो 1 लाख रुपए बचे आपके पास। जो करना है करो, कसिनो जाओ, उड़ाओ, FNO करो, पेनी स्टॉक्स करो, क्रिप्टो करो, डब्बा ट्रेडिंग करो, जो मन आता है करो, मैं कोई रोकने वाला नहीं हूं। ठीक है, अब जब बाहर जा ही रहे हो खाने तो बिरयानी खाओ, ठीक है, बड़ी बिरयानी खाओ, वो कश्मीरी बिरयानी खाओ, उसके बाद पुलाव खाओ, दाल मखनी, जो खाना है खाओ, नान खाओ, बड़े बड़े नान खाओ, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। जब जा ही 10% बाहर रहे हो बाहर, तो कुछ भी खा लो, कितना ही खा लोगे। इसी तरीके से जब आप 10% अपना कैपिटल का एलोकेट करोगे रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट हो गया। 90% अब सेफ जगह जा रहा है, 10% ये मस्ती चल रही है, ट्रू, आपके मजे भी लग गए। अब जैसे मैं ना श्रीलंका रहता था, तो मैं वहाँ कसिनोज है, तो मैं हर शनिवार रात को जाता था कसिनो मजे के लिए, वो रूले घुमाने में बड़ा मजा आता था। मैं ना घर से 2000 रुपए की पन्नी लेके जाता था। श्रीलंका में 2000 रुपए का नोट होता था, जो इंडियन वैल्यू में 800-900 रुपए था। गए, वो 2000 रुपए छुट्टे कराए, कूपन वो ले लिए, जो भी कॉइन्स लिए, उसके बाद खेला। अगर 5 मिनट में हार गए तो 5 मिनट में निकल गए, 1 घंटे में हारे तो 1 घंटे में निकल गए, 2 घंटे में हारे 2 घंटे में निकल गए, और रात के 2 बजे तक अगर कुछ बच गया या कुछ पैसे बन गए तो लेके निकल गए। पर अगला नोट नहीं होता था जेब में, निकलना है बस इसके बाद। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। When you don't allow yourself to touch that 90%, मत अलाउ करो अपने आप को, अलाउ ही मत करो, है ही नहीं वो भैया, पैसा ही नहीं है तुम्हारा, ये 10% है, जो करना है करो, जो करना है करो, मैं कोई नहीं रोकूंगा। तुम्हें लगता है किसी दोस्त की टिप सुननी है, सुनो, पैसे को जाके ऐसे माचिस के साथ आग लगानी है, लगाओ, पर 10% को लगाओ, 90% को मत लगाओ। अमेजिंग अमेजिंग। अभी हम सर बीच में बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स की, यूक्रेन, रशिया, ईरान के बारे में, तो जस्ट मुझे वो एक जानने में इच्छा है कि यूएस के मार्केट के रिसेशंस इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, ग्लोबली ना पूरी इकोनॉमी कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं कपलिंग इफेक्ट। मतलब कपलिंग कहते हैं ना, जैसे ट्रेन में आप देखते हैं जो एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी ऐसे लगी तो उसको कपलिंग कहते हैं। तो हमारी ना ग्लोबल मार्केट्स इफेक्ट होती है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा नंबर एक्सपोर्ट करता है यूएस को। ठीक है, यूएस बहुत कंजम्पशन ड्राइव करता है इंडिया के लिए, यूएस से बहुत निवेश इंडिया में आता है, तो ये पूरी चीज इफेक्ट हो जाती है अगर कोई भी एक कंट्री में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। अभी पीछे यूएस में रिसेशन हुई तो FIIs ने पैसा खींचना चालू कर दिया, तो इंडिया स्ट्रांग हो गया है। इंडिया में डोमेस्टिक इनफ्लो बहुत जबरदस्त है, महीने का 23,000 करोड़ का SIP है, तो इस चक्कर में ऐसा कोई मैसिव लॉस नहीं हुआ। तो FII छोड़ के गए तो DII ने संभाल लिया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने संभाल लिया। पर यही 10 साल पहले जब FIIs छोड़ के जाते तो मार्केट 10-10%, 5-5% क्रैश कर जाती थी। अब मार्केट हमारी रेजिलिएंट हो गई है, क्योंकि इंडिया में बहुत धन आ चुका है, बहुत पैसा आ चुका है। तो ये जब भी बड़ी मार्केट्स में कुछ इंपैक्ट आएगा तो छोटी मार्केट्स, मतलब जैसे हमारी मार्केट्स, उसमें जरूर इंपैक्ट आएगा। हाँ, मैं वही एक्चुअली इसके लिए पूछ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वो शायद टाइम को देखते हैं कि भाई एकदम राइट टाइम आएगा ना तभी, वो हमेशा वो न्यूज़ को देखते रहेंगे। अभी जैसे यूएस का कुछ वे रिसेशन के पॉइंट्स कम हुए, वहाँ का रिसेशन कंट्रोल में आ गया, तो अभी लोग बात कर रहे हैं कि नहीं अभी हम इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। तो क्या ऐसा टाइम जैसा कोई चीज़ होता है? टाइमिंग नहीं होता, टाइम होता है। मतलब आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को कि आप कब घुसोगे कब एंट्री। मेरा एक फ्रेंड था, वो ना, मैं उसको बोले जा रहा था SIP कर, तो निफ्टी 20,000 था, तो बोलता है कि करता हूँ यार, एक बार निफ्टी 18,000 आ जाए, निफ्टी 22 चला गया। अब फिर वापस बोल रहा यार एक काम करता हूँ, जब निफ्टी 20,000 आ जाएगा ना तब करूँगा। निफ्टी 23,000 चला गया, 25,000 चला गया, उसने तो पूरी रैली मिस कर दी ना। करेक्ट, 5,000 पॉइंट की रैली मिस कर दी उसने। करेक्ट। तो आप मत पढ़ो ये सब चक्कर में, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो नहीं टाइम कर पाते, तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई, जो पूरा टाइम मार्केट में बैठे, 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, वो नहीं टाइम कर सकते। वो कहते हैं एक बार इन्वेस्ट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो आप ये सब पंगे में मत पड़ो, आप अपना व्यवसाय करो भाई। नौकरी करते हो ना, नौकरी में अच्छे बनो, धंधा करते हो, धंधे में अच्छे बनो, फ्रीलांसिंग करते हो, फ्रीलांसिंग, अगले क्लाइंट्स पकड़ के लेके आओ। ट्रू, क्योंकि जितना आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी उतना आप ज्यादा निवेश करोगे, जितना आप ज्यादा निवेश करोगे उतना अपने गोल को जल्दी जी पाओगे। मैंने भी यही किया था, मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाता कि मेरी तनख्वाह 6 साल में 6 गुना बढ़ी। कितने एम्प्लॉयज की तनख्वाह 6 साल में 6 गुना बढ़ती है? बहुत कम लोग होते हैं। तो वो कैसे बढ़ी? स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बढ़ाई, मैंने मेहनत करी, मैंने अपने आप को अपस्किल किया, बढ़ गई तनख्वाह। तो पहले आप अपने आप को अपस्किल करो ताकि आपके पास एक्टिव इनकम ज्यादा है। एक्टिव इनकम के 2 काम कर सकते हो आप, एक तो अय्याशी में डालो, ठीक है, आईफोन खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, घर ले लो लोन पे, EMI भरो जम के, BNPL करो, या दूसरा मेरी तरह इन्वेस्ट करते रहो। पहली चीज में अब आप जिंदगी भर फ्रीडम नहीं पा सकते, जिंदगी भर। विल भाई मेरे दोस्त है जो मेरे साथ के बैचमेट्स थे,
जब मेरी तनख्वाह बढ़ी उनकी भी बढ़ी, सबकी बढ़ रही थी, वो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी व्यवसाय में तनख्वाह बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। अब उन्होंने क्या किया, वो अगर होंडा ले सकते थे तो उन्होंने मर्सिडीज ली, मैं मर्सिडीज ले सकता था, मैंने होंडा ली। तो अब वो बेचारे ईएमआई भर रहे हैं और मैंने उस पैसे को निवेश करके अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ले आया। तो अब उनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 लाख है, पर SIP 20,000 भी नहीं कर पाते। अगले महीने की तनख्वाह नहीं आए तो बेचारे सोचते हैं कि यार घर कैसे चलेगा। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने 7 लाख का गरीब भी देखा है महीना कमाने वाला, और 50,000 का अमीर आदमी भी देखा हुआ है। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर मनी। नहीं, ये बहुत करेक्ट चीज़ आपने बताई। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में मैं आ रहा था, मैंने देखा आज मुंबई में आज से ही वो आईफोन सेल होना चालू हो गए। यस यस, तो अलग लेवल का पागलपन है वो। अरे सच में 200 लोग लाइन लगा के खड़े थे, और देख रहा हूँ तो सब यंगस्टर्स, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो शायद हमें देखने से भी उनको लग रहा है कि भाई इसका 2 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का फ़ोन अफोर्ड करने का हैसियत नहीं है। हाँ। फिर भी वो लोग इसी के पीछे पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये लोन लेना, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, ये सारी चीज़ों का यूजेज इंडिया में ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये वो कंज्यूमरिज्म है जो यूएस का सिस्टम रहा है हमेशा। हाँ। कि अपने आगे आने वाली तनख्वाह को आज खर्च कर दो, ठीक है। पर वहां ना आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। वहां अगर किसी की नौकरी चली जाती है ना, तो सरकार उसका ध्यान देती है, सरकार उसको एक भत्ता देती है, भत्ता कहते हैं ना अपन, कॉम्पनसेशन, महीने का एक कॉम्पनसेशन देती है, जो उसके लिए घर चलाने के लिए काफी होता है। यहां तुम्हारी नौकरी गई ना, कोई तुम्हें पूछने नहीं आ रहा भाई, तो तुम कंज्यूमरिज्म कर लो, बाय नाउ पे लेटर कर लो, अपने ऊपर EMI चढ़ा दो। कल तुम्हारे बॉस ने बोला कि थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर वर्किंग विद यू, तो हो गया तुम्हारा काम। तुम अब सरकार को जाके थोड़ी बोलोगे मुझे 2 भत्ता दो, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कहते हैं ना जिसे, वो तो नहीं देंगे। सरकार को देश चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम्हारे को कहां से पैसे दे देगी। तो पॉइंट ये है कि आपको हर चीज ना आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि भाई अमेरिका में होता है तो मैं भी करूंगा, वहां पे भी लाइन लगती है तो इंडिया में भी लाइन लगनी चाहिए। अरे तुम्हारी लाइन नहीं, तुम्हारी रेल लग जाएगी अगर तुमने ऐसा कुछ काम कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर भी मेरे को आईफोन खरीदने का मन कर रहा है, क्या करूं? बिल्कुल खरीदो, 3 साल पुराना खरीद लो, 2 साल पुराना खरीद लो, 2 लेवल लोअर खरीद लो। वैसे भी आईफोन कुछ इंप्रूव करता नहीं है। आपको पता है मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है, 12, 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया, 16 आ गया। सेम दिख रहा है, सेम ही दिखता है, दोनों साथ में, पता ही नहीं चलता। मेरे को लगता है एप्पल वालों को भी नहीं पता चलता तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं भाई? मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं? जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं लेके आएंगे तो मेरे को पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है। सेम फोन बढ़िया काम कर रहा है, वही कान पे लगा के हेलो बोलना है, करेक्ट, और व्हाट्सएप करना है। मेजर 80% काम तो वही है, बाकी 20% ही टाइम पास है। हाँ, बस जो लोग खाली लेते हैं वो एक स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं कि हाँ यार वो कैमरा मेरा भी देखेंगे, कोई तो आईफोन 16 देखेगा ना, क्या नया है, तो बस 1-2 फीचर दिखा दिए, अरे यार मेरे पास लेटेस्ट है। बिल्कुल भाई, कोई नहीं देख रहा आपका आईफोन 16। लोग पीछे आपकी पीठ के पीछे ये बोलेंगे तू गधा है साले, ये गधा है, 25,000 की तनख्वाह है और साला उठा के आईफोन 16 ले आया। करेक्ट। तो पीपल आर गोइंग टू अब्यूज यू फॉर योर फुलिश डिसीजन। दे विल मतलब वो आपके सामने कुछ आपके लिए पॉजिटिव बोल देंगे, पर पीछे वो बोलेंगे गधा है रे, पैसे वैसे है नहीं, आईफोन 16 उधार पे लेके आया। एक ना लड़का था हमारे जहाँ मैं पहले काम करता था, तो उसको ना ब्रांड्स का बहुत शौक था। 2013-14 की बात बता रहा हूँ। तो इसकी तनख्वाह को 75-80,000 पर मंथ थी, ठीक ठाक थी, 10 लाख, और वो यंग था, 26-27 का था। तो 4-5 महीने काम करने के बाद ना लुई विटॉन की बेल्ट लेके आ गया, लुई विटॉन की बेल्ट। तो बेल्ट थी कुछ 1-1.25 लाख के आसपास की बेल्ट थी। तो वो आया, बोला सर देखो मैंने लुई विटॉन की बेल्ट ली। मैंने चल नकली है, बोला नहीं सर असली है। बोला ठीक है होगी। तो अगले दिन है ना, मैं ऑफिस आ रहा था, वो ऑटो से उतर रहा था लुई विटॉन की बेल्ट पहन के। तो मैं उसको बुलाया, मैंने बोला इधर आ, मैंने तू लुई विटॉन की बेल्ट पहन के ऑटो से उतर रहा है और तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ये मान लूं कि ये असली है। मतलब बेटा जब तुम ऐसा कुछ लेते हो ना, तो तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम वैसा होना चाहिए। तुम बड़ी गाड़ी से उतरो, बड़ा घर हो तुम्हारा, पागल जैसी तुम्हारे पास इनकम हो, तो समझ आता है तुमने कोई ब्रांड ऐसा ले लिया लुई विटॉन। मतलब ब्रांड खरीदने से पहले ना अपना ब्रांड बनाओ। आज अगर मैं लुई विटॉन की नकली बेल्ट भी पहन लूं ना, तो लोग बोलेंगे हाँ यार इस आदमी के पास पैसा है, लुई विटॉन पहन सकता है, ठीक है। तो मैंने अपना ब्रांड बनाने पे निवेश किया। वही 1-1.5 लाख रुपए गधे तू अपने ब्रांड बनाने पे निवेश कर लेता, तो लोग गलत चीज को भी सही मान लेते हैं। मैं आज नकली रोलेक्स भी पहनूं, हाँ ठीक है यार खरीद लेंगे, अच्छे पैसे होंगे इनके पास। तो पहले अपना ब्रांड बनाओ ना, ये क्यों दूसरों के ब्रांड। अच्छा आप ऑटो से उतरे, लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी आपके उसमें कि जब लुई विटॉन की बेल्ट पहन रहा है और ऑटो से उतर रहा है यार। तो मतलब बेल्ट नकली है, चाहे तुम अब कितना भी वो दे दो कि तुम नहीं मैं तो खरीद के लाया, खरीद, ये बिल देख लो, नोबडी विल एग्री विद यू। तो ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो। अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको अपनी इनकम के प्रोपोर्शनेट बढ़ाओ।
आज आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना है, उस हिसाब से जियो। कल हो सकता है आप अपनी मेहनत करके इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ करो, उसके बाद उस हिसाब से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जियो अच्छे से जियो, पर आज के संसाधनों में जियो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। सो लोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को आज एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर मुझे घर खरीदना है तो घर मुझे ओन करना चाहिए लोन लेकर के, या तो मुझे जीवन भर रेंट में रहना चाहिए और अपना SIP करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि घर लूं नहीं लूं, कब लूं, कितने में लूं, क्या करूं। देखिए, इसको ना समझने के लिए 2 पर्सपेक्टिव्स समझने बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव है पैसे का, बचेगा, ये होगा, वो होगा, बट वो क्यों है उसको भी समझते हैं। अब आज एक व्यक्ति है, शहर में रहता है, ठीक है, शहर में रहता है, उसको घर चाहिए। 2 बेडरूम का घर आपके हिसाब से विरल भाई सस्ते में सस्ता क्या मिलेगा? 30, 40, 50 लाख। कहाँ पे? थाने या तो थोड़ा ना, थाने में नहीं मिलेगा। आज बॉम्बे MMR में आपको 1 करोड़ से नीचे 2 बेडरूम नहीं मिलेगा। 1 बेडरूम भी 70-80 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक बार के लिए 1 करोड़ को बेसलाइन पकड़ते हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ के बेसलाइन पे आपको सरकार को 6% यानी 6 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो पहले दिन ही आप 6 लाख रुपए से नीचे हो गए, क्योंकि वो तो घर की कॉस्ट थी नहीं, वो तो स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट है। अब 1 करोड़ 6 लाख रुपए अगर आपको सरकार को ये बिल देने हैं घर खरीदने के लिए, तो आपके जेब में कितने होने चाहिए? मिनिमम 20%, आइडियली 25%, 1/4 होना चाहिए। 1/4 मतलब 25-26 लाख रुपए होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास 25-26 लाख है? बोलते नहीं यार, मेरे पिताजी दे देंगे, मेरे ससुर जी दे देंगे, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज। ठीक है जी, अग्रीड, आपके ससुर जी बहुत अच्छे दे देंगे। 80 लाख रुपए का आप लोन लोगे। 80 लाख रुपए के लोन की किस्त आती है 64,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक, 800 पर लाख। 64,000 की EMI भरने के लिए आपकी नेट इनकम मरे से मरे 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यानी आपकी ग्रॉस इनकम 18 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। क्या आपकी है? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट आस्किंग कि है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। पर क्या आपकी इतनी इनकम है? मुझे नहीं पता। तीसरा रूल जो घर का होता है वो होता है कि आपकी इनकम का 5 गुने से ज्यादा, यानी वही सेम चीज हो गई जो मैंने आपको बोली कि 18 लाख की इनकम होगी तो आप 1 करोड़ का घर ले सकते हो, तो 5x। ये दीपक पारेख जी का रूल है, HDFC लिमिटेड जिन्होंने बनाई, जो हमारे देश के हाउसिंग के भीष्म पितामह है। उनका रूल था कि भाई जो भी आपकी एनुअल तनख्वाह होगी या एनुअल इनकम होगी, उसका 5 गुने से ज्यादा का घर नहीं ले सकते आप। अगर आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो जिसकी इनकम ही 5 लाख रुपए है, तो 25 लाख में क्या लेगा? झोपड़ा। तो पहले तो आपकी क्या सक्षमता भी है घर लेने की? किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हो? चलो मान लिया है, सब है, 26 लाख रुपए है, 18 लाख की तनख्वाह भी है। वैसे बता दूं, अगर किसी की 18 लाख की साल की तनख्वाह है तो वो हमारे देश के टॉप 5% में आ जाता है इनकम अर्नर्स में। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई 18 लाख की तनख्वाह है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या जरूरत है घर की? क्या तुम्हें पता है तुम यहीं रहने वाले हो? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं है कि तुम इस जगह को छोड़ के कहीं और जगह जाओगे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आंसर करो। सेकंड क्वेश्चन ये आंसर करो कि भाई मैं जो घर लूंगा, ठीक है, वो क्यों लूंगा? कि मुझे सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए, घर मेरा है, मेरा। तो तुमने लोन लिया बैंक से, तो ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर बैंक का है, दस्तावेज तुम्हारे नाम पे। घर इज नॉट योर्स। जरा 3 महीने भाड़ा मत दो, EMI मत दो, फिर देखेंगे। तो अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो बैंक को लैंडलॉर्ड बना लो या फिर लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड बना लो। अब जब बैंक को लैंडलॉर्ड बनाते हो, वो 8-9% ब्याज ले लेता है, और वही 1 करोड़ का घर जब आप रेंट पे लेने जाते हो तो आपको 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए ज्यादा ज्यादा रेंट पे मिल जाता है, और वहां तुम 65 हजार रुपए किस्त दे रहे हो, तो 40 हजार रुपए की तो स्ट्रेट सेविंग है, और जो 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया उसका इंटरेस्ट की सेविंग है। तो भाई घर तो तुम्हारा हुआ नहीं, उसके बावजूद तुमने उसके लिए दे दिया, उस पर EMI दे दी, ठीक है, और ज्यादा दे दी। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपको कल को शहर बदलना पड़ रहा है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपको सब नहीं अवेल कर सकते। आप यंग हो, अब स्ट्रेस में रहोगे कि हर महीने, कुत्ते का पट्टा है भाई EMI, इट्स अ डॉग स्ट्रैप। आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि यार मैं क्या करूं, मेरे को मतलब बस अगले महीने की तनख्वाह आ जाए ताकि मैं अपनी EMI दे दूं। मैंने क्या बोला, मेरे दोस्त आज तक फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि सब घर की EMI भर रहे हैं, अगले 10 साल और भरेंगे।
मैं 10 साल में कहाँ पहुंच जाऊंगा विरल भाई? तब तक बहुत आगे निकल चुका हूँ, भगवान की कृपा रही तो पॉइंट ये है कि मैं एरोगेंटली नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एज अ फाइनेंशियल डिसीजन इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अब आप 60-70 हज़ार की किश्त दे दोगे तो यहां क्या निवेश करोगे भाई? आपका मन किया एक 5 लाख रुपए का कोर्स करने का, कि भाई मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक 5 लाख रुपए का कोर्स करूंगा और मुझे पता है उसके बाद मेरी जो तनख्वाह 1.5 लाख है वो 3 लाख तक जा सकती है। आप कर ही नहीं सकते हो, कैसे करोगे? आपके पास पैसे नहीं बचे, आप तो पैसे दे रहे हो बैंक को EMI के नाम पे। तो ये सब छोड़ दो। अगर आप यंग हो, आप खुद के पैसों से नहीं खरीद पा रहे हो घर शुरू में, प्लीज मत खरीदो। हाँ, स्टेबल हो गए, अच्छा खासा कैश है, 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर लेना है, 2 करोड़ के घर में 1 करोड़ 1.25 करोड़ डाउन पेमेंट करने की क्षमता है आपकी, 75 लाख का लोन लेना है, तनख्वाह 4 लाख रुपए साल महीने की है, प्लीज लो। अच्छा इंटीरियर भी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले क्षमता बनाओ। करेक्ट भाई मैं आज जिम चला जाऊं, मैं गया नहीं बहुत टाइम से जिम, और मैं 25 किलो का डंबल उठाने लग जाऊं तो मेरा हाथ टूट जाएगा भाई। पहले क्षमता बनाऊंगा ना, 5 किलो का उठाऊंगा, फिर 10 किलो का उठाऊंगा, तो क्षमता बनाऊंगा, क्षमता बना के फिर 25 किलो का डंबल जरूर उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा। इसी तरीके से जब आप यंग हो तो अपने आप को बांधो मत, ओपन रहो, अपने क्या कहते हैं ऑप्शंस को किल मत करो, और कोशिश करो कि अपने आप को फ्रीडम में रखो ताकि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको, अपने खुद के ब्रेन के ऊपर निवेश कर सको, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सको और बिना स्ट्रेस के जी सको। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया सर। लेकिन अगर फिर भी अगर चाहो मुझे कोई चीज़ के लिए लोन लेनी हो, भले वो घर के लिए हो सके पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, तो अगर मुझे बैंक के पास से लोन लेनी है तो क्या क्या चीज़ें मुझे चेक पॉइंट्स पहले ध्यान रखने पड़ेंगे? देखो, जब भी आप लोन ले रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक करो, लोन को मत चेक करो। सबसे पहले आप चेक करो कि आप में क्षमता है लोन देने की। अगर आप एक लोन ले रहे हो जिसकी किश्त 20,000 है और आपकी तनख्वाह 30,000 है तो आप मरने वाले हो, पर उसकी किश्त 20,000 है, आपकी तनख्वाह 50, 60, 70 हज़ार है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप क्षमता चेक करो, आप दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। करेक्ट, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अब आपने क्षमता चेक कर ली, अब आप आओ कि ये चेक करते हैं कि भाई लोन डॉक्यूमेंट में हम क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहला लोन डॉक्यूमेंट में आपको लोन वालों को लड़वाना है एक दूसरे के साथ, है ना। ये भोले बाबू बन के जाओगे ना तो वो लूट लेंगे आपको, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लूटेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट के नाम पे लूटेंगे, और हाई रीपेमेंट क्लोजर के नाम पे लूटेंगे। तो आपको क्या करना है, आप HDFC में गए, आपको एक ऑफर आया, एक सैंक्शन लेटर आया, आप ICICI में जाओ, सैंक्शन लेटर दिखाओ, ब्याज कम करवाओ, प्रोसेसिंग फीस कम करवाओ, प्रीपेमेंट क्लोजर कम कराओ, फिर वापस स्टेट बैंक पे जाओ, स्टेट बैंक से इंडसइंड पे मेहनत करो और जाके अपने लिए बेस्ट डील को नेगोशिएट करो, बिकॉज यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू नेगोशिएट। लोग कहते हैं ना मैं डिजर्व नहीं करता, वेरी गुड, तूने नेगोशिएट किया क्या? लोग कहते हैं सर मेरी सैलरी में ज्यादा डिजर्व करता था, तूने नेगोशिएट किया क्या? डिजर्व कहते सामने वाला को क्या पता तुम चाहते हो, ये सामने वाले ने बोला 10% दूंगा हाइक, तुम खुश हो के आ गए और फिर रो रहे हो कि मैं डिजर्व करता था, ज्यादा करता था। अरे नेगोशिएट करना था कि नहीं सर मेरे को 30% चाहिए, मैंने कोई इस कारण से 30% चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप अपना बैंकिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पढ़ो, सैंक्शन लेटर को पढ़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो, और उसके बाद बेस्ट रेट नेगोशिएट करो, बेस्ट ड्यूरेशन नेगोशिएट करो, EMI को कंट्रोल में रखो। EMI ऐसा रखो कि आप बहुत आराम से दे सको। अगर आपका 25 किलो डंबल उठाने की क्षमता है तो 5 किलो का डंबल उठाओ, इतना EMI को कम रखो, इतना कैश फ्लो को मैनेज करो, तो आप कॉन्फिडेंटली उस लोन को ले भी सकोगे और दे भी सकोगे। और जैसे जैसे ज्यादा लोन दोगे वापस तो आपका सिबिल बेटर होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। आपको मजेदार बात बताता हूँ, ये मैंने बहुत सीनियर CFO से सीखा था, वो बड़ा अच्छा काम करते थे, उनको हमारे पे बहुत लोन्स थे, हम रियल एस्टेट में जब पहले काम करता था तो वो क्या करते थे, जब भी EMI या फिर इंटरेस्ट देते थे ना उसके साथ एक चिट्ठी भेजते थे और वो कहते थे ये हमारी 10वीं रीपेमेंट है, आपको हमने पिछले 10 महीने से आपको टाइमली बेसिस पे या टाइम में से एक दिन पहले रीपेमेंट किया है, तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि प्लीज हमारा इंटरेस्ट रेट 25 पैसा कम कर दीजिए। अब वो 10 चिट्ठी तक नहीं करता था, 11वीं पे कर देता था। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, ट्रू, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें करनी चाहिए जब आप लोन ले रहे हो। भाई आप ही का पैसा है, ज्यादा क्यों देना सामने वाले को, करेक्ट, खुद पे लगा दो ना उतना पैसा ज्यादा। करेक्ट। कहीं अगर आपने एक बैंक के साथ नेगोशिएट नहीं किया, आपको 10% पे दे दिया उसने, अगर नेगोशिएट करते हो सकता है आपका 9.25 में काम हो जाता, तो आपने तो 75 पैसे का लॉस कर लिया। अब वो 75 पैसे का लॉस बड़े अमाउंट पे ज्यादा ड्यूरेशन में आपको बहुत बड़ा फर्क दे देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप कोई भी लोन, होम लोन वाली वेबसाइट पे जाओ, उसमें आप जाके देखो कि एक व्यक्ति का 710 का सिबिल है और एक व्यक्ति का 810 का सिबिल है।
तो जो दोनों के बीच में होम लोन का इंटरेस्ट रेट का फर्क है वो 0.5% होगा। तो संजय सर क्या 0.5%, छोटा सा नंबर है, पर 0.5% आपने 1 करोड़ का लोन लिया 25 साल के लिए, तो 11 लाख रुपए की इंटरेस्ट सेविंग होती है। 11 लाख रुपए की, व्हाट अ नंबर। तो सिर्फ ये जो बोला ना आपने 0.5% इतना मैटर करता है, ये राई का पहाड़ बन जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें जब आप लोन लेते हो बहुत ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट को पढ़ो, चाहे 2 घंटे लगते हैं, पढ़ो, आंख बंद करके मत साइन करो। ये वो एप्पल का अग्रीमेंट नहीं है कि अगर नहीं करोगे तो फोन ही नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो बैंक से, तो करो ना। सुपर। लेकिन नेगोशिएशन की बात तो तभी आती है जब भी मेरे पास मल्टीपल बैंक्स हो जो लोन देना चाहे। आजकल की जनरेशन का तो शायद ये प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने क्रेडिट कार्ड ये वो इतना कुछ यूज़ कर लिया है कि उनका सिबिल स्कोर ही खराब हो गया है। तो ये सिबिल स्कोर होता क्या है, क्या रीजंस होते खराब होने का, और किस तरीके से इसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? 3 क्वेश्चन है। सिबिल होता क्या है, रीजंस उसके खराब क्यों और इम्प्रोवाइज। तो सिबिल क्या होता है? सिबिल बेसिकली आप जो लोन लेके व्यवहार करते हो ना, उसका स्कोर सिबिल होता है, आपके व्यवहार का स्कोर है वो, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति के माइंड में ना एक व्यवहार का स्कोर होता है। अब विरल भाई ने संजय सर से व्यवहार किया, तो विरल भाई के माइंड में संजय सर का एक स्कोर होगा, संजय के माइंड में विरल भाई का एक स्कोर होगा, क्योंकि हमने कुछ व्यवहार किया एक दूसरे के साथ, ठीक है। चाहे हमने फाइनेंशियल व्यवहार नहीं किया है, इमोशनल व्यवहार किया, तो हमारा एक इमोशनल स्कोर होगा। तो मेरे लिए विरल भाई 100 आउट ऑफ 100 है, वेरी पोलाइट पर्सन, हमेशा अच्छे से बात करते हैं, ऑलवेज फोर्थकमिंग है, हेल्पफुल इन नेचर है। तो इमोशनली आपका स्कोर मेरे लिए 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो ये आपका सिबिल स्कोर है मेरी नजरों में इमोशनली, ठीक है। अब हमारा कोई पैसे का व्यवहार है नहीं, पर व्यापार में भी आप बहुत लोगों के साथ पैसे का व्यवहार करते हो, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके बायर्स हो गए, सबके साथ हो गए, ठीक है। अब आपका कोई बायर है, ठीक है, अब आप उसके कुछ सप्लाई करते हो, उसको माल देते हो, तो पहले दिन ही वो आपको जो है वो आप उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट नहीं होता, वो आपको बोलेगा कि ठीक है मैं धीरे धीरे आपको क्रेडिट दूंगा, ठीक है। पहले दिन तो कैश डाउन देना है, क्यों? क्योंकि अभी तक उसको व्यवहार नहीं पता आपका, ठीक है। तो आप व्यवहार सेट करते हो, उस व्यवहार को सिबिल कहा जाता है। अब व्यवहार कैसे खराब होता है? जब आप वादे नहीं निभाते। अब बैंक ने आपसे वादा लिया कि 5 तारीख को आप किस्त कटाओगे, आपने वादा पूरा नहीं किया, तो स्कोर कम हो गया, ठीक है। अब बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि भाई ₹1,00,000 महीना या 10,000 रुपए महीना खर्च कर सकते हो आप इस क्रेडिट कार्ड। अगर जम के हर बार 10-10 हज़ार खर्च करके ले आते हो, ठीक है, तो उसको लग गया यार ये तो बंदा भूखा है क्रेडिट का, रिस्की आदमी है। तीसरी चीज उसने देखा कि भाई आपने क्रेडिट कार्ड का जब भी पैसा देना होता है तो आप सिर्फ मिनिमम ड्यू देते हो, टोटल देते ही नहीं हो, या बीटी करते हो, बैलेंस ट्रांसफर करने लग जाते हो, तो वो आपका व्यवहार देख रहा है, वो कह रहा है ये आदमी ठीक ही नहीं है यार। पर दूसरी तरफ एक आदमी है किस्त के एक दिन पहले पैसा दे देता है, 10,000 के कार्ड में 3-4 हज़ार को यूज करता है, धीरे धीरे चलता है, क्रेडिट का भूखा नहीं है, हर बार फोन कर करके लोन ले लो लोन ले लो। ये बम्बल टिंडर थोड़ी है यार कि पूरा दिन बैठे रहो, ये इसको लेफ्ट स्वाइप, इसको राइट स्वाइप, इसको लेफ्ट स्वाइप, ये थोड़ी चलेगा। बैंक है भाई, लोग यहाँ बैठ के बम्बल टिंडर खेल रहे हैं, हर दूसरे अरे यार मेरे को लोन चाहिए बताओ, अरे वहां लॉग हो जाता है भाई कि तुम्हें लोन चाहिए। तो ये सब काम मत करो। आप अपने सिबिल स्कोर को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो अगर आप अपना फाइनेंशियल व्यवहार ठीक कर लो, टाइमली बेसिस पे पेमेंट करो, चीज़ों को प्लान करो। आपको उधार चाहिए, सबको लाइफ में चाहिए होता है, कोई ना कोई कारण से चाहिए होता है, पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ प्लान करो। ऐसे ना ये भागो मत बम्बल टेंडर की तरह, और रे जाओ ये वाला बैंक लेफ्ट, ये वाला बैंक राइट, ऐसे नहीं होता। अगर आपको कोई लोन लेना है तो 2-3 बैंक को भिड़ाओ, अपने लिए बेस्ट डील नेगोशिएट करो, ये सब चलता है। पर अगर आप डेस्परेट दिखोगे ना तो आपका काम नहीं होगा कभी भी। करेक्ट। तो ये चीजें बेसिक है, व्यवहार है बेसिकली, व्यवहार, अपना व्यवहार अच्छा रखना है आपको, फाइनेंशियल व्यवहार अच्छा रखना है। अमेजिंग, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया सिबिल के बारे में। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बैंक वाले 2 चीज़ें देखते हैं, पहला आपका सिबिल स्कोर, आपने पुराने फाइनेंशियल्स कैसे संभाले, और दूसरा आपकी कैपेबिलिटी, शायद रिटर्न फाइलिंग एंड ऑल। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि बैंक आपके रिटर्न फाइलिंग, या तो रिटर्न फाइलिंग होता क्या है और उसमें क्या चीज़ चेक पॉइंट रहती है उनकी, क्या आपकी स्किल देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग यंग एज में ये सारी चीज़ें लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से बैंक उनको चेक करते रहेंगे? देखिए 3 सी हैं क्रेडिट के, 3 सीज। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है कैपेसिटी, एक होता है कोलैटरल। कैरेक्टर हो गया कि आपका व्यवहार, ठीक है, तो व्यवहार तो सिबिल विबिल आपने पुराना व्यवहार किया उसके बेसिस पे होगा। अब जब एक शादी होती है तो लड़के वाले लड़की के घर के आस पड़ोस पे पूछते हुए लड़की का व्यवहार कैसा था, करेक्ट, तो उसका सिबिल स्कोर चेक हो रहा है। लड़की वाले लड़के के घर के आसपास चेक करते हैं कि भाई ये लड़के का व्यवहार कैसा था, ठीक है।
तो वो भी सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं, मतलब दोनों के सिविल स्कोर ही तो चेक हो रहे हैं। ट्रू। ठीक है, वहाँ सिस्टम अलग है सिविल स्कोर, वहाँ कोई ऐसा रेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप एक एम्प्लॉय हैं तो सिविल क्या या बैंक क्या देखता है, रिस्क, कि ये क्या कब डिफॉल्ट करेगा। तो अब उसने कैरेक्टर देख लिया, बोला कैरेक्टर ठीक है यार, बंदे का सिविल है 790 है, 800 है, वेरी गुड, नाइस, पर कैपेसिटी है क्या? आज तक तो आदमी अच्छा था, कल भी अच्छा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो अब इसकी कैपेसिटी देखते हैं। अब कैपेसिटी का मतलब वही है, सिंपल सी बात है, मैं 25 किलो का डंबल उठा सकता हूँ, या 10 किलो का उठा सकता हूँ, या 5 किलो का उठा सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी है 10 किलो का डंबल उठाने की, मैं चला गया मांगने 5 किलो का डंबल, आराम से मिलेगा कि भाई ठीक है भाई कि 10 किलो की कैपेसिटी दो, 5 किलो का मारेगा मस्त। पर मेरी कैपेसिटी है 10 किलो की, मैं मांगने चला गया 50 किलो का डंबल, तो सॉरी, नॉट अवेलेबल। बस यही है। जब आपके वो कैपेसिटी देखेंगे तो कैपेसिटी में वो दो बड़ी चीजें देखते हैं, आपकी रीपे करने की क्षमता और आपकी इनकम की रेकरिंगनेस। ठीक है, अब इनकम की क्षमता के तो सामने सामने दिख जाएगी आपकी कितनी नेट होम आ रही है, भाई आपकी 1 लाख रुपए, 1,10,512 रुपए आ रही है नेट, तो दिख गया उनको, ठीक है भाई 1,10,512 लेके आता है महीने का। Correct. तो हम इसको इतना लोन दे सकते हैं, पिछला लोन देख लेते हैं कुछ लिया कि नहीं इसने, कि 50-60 हजार रुपए की किश्त ये भर सके। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि क्या ये इनकम रेकरिंग है, हर महीने आएगी क्या? अब हर महीने आएगी क्या, तो अगर एक व्यक्ति रिलायंस में काम करता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हर महीने आएगी, और एक व्यक्ति एसएमई को छोटी कंपनी में काम करता है तो चांसेस कम है। तो रिलायंस वाले को लोन जल्दी मिल जाएगा, कम ब्याज दर पे मिल जाएगा, लंबे समय के लिए मिल जाएगा, और जो एसएमई में काम करता है उसको कम लोन मिलेगा, महंगा मिलेगा, कम अवधि के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेकरिंगनेस पे क्वेश्चन मार्क है कि अरे छोटी कंपनी में काम करता है, कल को ये कंपनी डूब गई तो, ये रेटेड कंपनी नहीं है, ये भाई रिलायंस में काम करता है तो चौड़े से उसको काम मिला, उसको पता है यार कुछ भी हो जाए इसको तो तनख्वाह मिलती रहेगी। तो ये चीजें हैं। और तीसरा है कोलैटरल, क्या आप बैंक के पास कुछ गिरवी रखते हो? अगर गिरवी रख रहे हो तो बैंक को कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यार ठीक है, मेरे पास सोना पड़ा है, नहीं पैसा देगा तो सोना दे दूंगा, ले लूंगा इसका। करेक्ट। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया आपने, और ये सारी चीज़ें सी सारी चीज़ें लाइक कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, ये बहुत अच्छा यूनिक मुझे फॉर्मूला मिल गया है, जो अगर आपको लोन लेना है तो आपको सबसे पहले सी तीनों चीज़ों को सही रखना है। अमेजिंग सर, मैं जस्ट अभी गूगल कर रहा था, आप आ रहे थे उसके पहले मेरी टीम से बात कर रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे। तो एक मैंने एक्टिविटी किया, मैंने गूगल पे जाके लिखा मिथ्स अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो मैं जस्ट आपसे थोड़ा सा ये मिथ्स को मैं पढ़ता हूँ जो ज़्यादातर गूगल पे लोग सर्च करते हैं, और मैं जस्ट आपसे उसका आंसर जानना चाहूँगा। तो जैसे ही मैंने लिखा गूगल पे जाके मिथ्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहला मिथ आता है इट इज़ टू रिस्की। आपका क्या कहना है? इट इज़ टू रिस्की नॉट टू इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बहुत रिस्क है। करेक्ट। कि आपका पैसा ग्रो ही नहीं करेगा। सेकेंड मिथ इसके अंदर आता है यू नीड टू बी रिच फॉर इन्वेस्टिंग। नॉट एट ऑल, ये तो सबसे बड़ी मिथ है। यू नीड टू स्टार्ट टू इन्वेस्ट। थर्ड मिथ आती है यू नीड मनी टू लॉक योर मनी, यू नीड टू लॉक योर मनी अवे। इसका मतलब यू नीड टू लॉक योर मनी अवे। आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो 2-3 साल, 5 साल, 10 साल तक लॉक हो जाएगा, बाद में कुछ कंपाउंडिंग या कुछ होगा। यस, आई थिंक इट इज राइट। जितना आप पैसे को ज्यादा दूर रखोगे, ज्यादा देर दूर रखोगे अपने से, उतना वो ज्यादा पैसा कमा के लेके आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस पर आई थी, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट। नहीं, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, यू नीड टू बी अ फूल विद अ प्लान। एक 5th नंबर पे आता है यू नीड टू चेक योर इन्वेस्टमेंट्स डेली। नहीं, आप मिनट करो यार। नहीं, you don't need to check them. हाँ, और ये एक हिसाब से गलत भी हो जाएगा अगर मैं डेली चेक करते रहूँगा। मतलब ऑनेस्टली ये मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने का एक्स अमाउंट, और जब भी महीने का स्टेटमेंट आता है तो वो अंदर वो मन में वो लड्डू फूटता है कि अरे यार इतना हो गया, एक काम करते निकाल लेते। जबकि आपने जैसे कि बहुत करेक्टली बताया था पहले कि आप इन्वेस्ट करो, भूल जाओ, 5 साल 10 साल के लिए किया है ना आपने। जो गोल समय है, मेरा गोल समय बहुत क्लियर है, मैं 50 की उम्र तक करने वाला हूँ, तो मेरा गोल ही नहीं आया अभी तक यार, तो मैं काहे दिमाग लगाऊं? है 10 साल अभी मेरे पास, 120 महीने हैं। ट्रू। इट इज अ क्विक वे टू मेक मनी। हाँ, द क्विकेस्ट वे टू मेक मनी इज टू फोल्ड द मनी एंड कीप इट इन योर पॉकेट। तो डबल हो जाएगा ना पैसा। आपने 10 रुपए का नोट लिया, फोल्ड किया, डबल हो गया। ट्रू। फूलिश काम है, मतलब आपका पैसा इतनी तेजी से डबल नहीं होता। करेक्ट। पर वेल्थ कैसे कंपाउंड होती है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक मजेदार सिनेरियो बताता हूँ। समझिए आपके पास, आपने धीरे धीरे कैपिटल बनाया, आप यंग थे, 20 साल लगे, अब आज आप 45 साल के हो, आपके पास 2 करोड़ का कैपिटल है, 2 CR ओनली, ठीक है?
अब उसमें से आप कुछ कुछ पैसा निकाल रहे हो महीने का, और बचे हुए पैसे को कंपाउंड होने दे रहे हो। आप इतना निकाल रहे हो कि प्रिंसिपल के ब्याज में से आपका काम निकल रहा है मोटा मोटी। अब आप मुझे बताओ, अब आप 40 के हो, अब हम 70 तक को इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, टिल द टाइम यू विल बिकम 70। 2 ही करोड़ है आपके पास, ज्यादा नहीं है सर, 2 करोड़ है। अब आप मुझे बताओ, अगर इसका 12% का कंपाउंडिंग रेट होता है तो ये कितने साल में डबल होगा? एक रूल होता है 72 का, 72, तो 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 ईयर्स, तो हर 6 साल में डबल होगा। एम आई राइट? यस। 40 से लेके 70 कितने साल है आपके पास? 30 साल है, तो यानी ये 5 बार डबल हो जाएगा। तो 5 बार डबल कितनी बार होता है? 10 बार। 2 into 5, 10 times. 10 times. No. It is 2 raised to 5. Oh. Which is 32 times. यानी जब आप 70 साल के होगे ना, यही 2 करोड़ 64 करोड़ होगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर लोग समझते नहीं है। लोगों को क्विक रिच स्कीम चाहिए कि संजय सर कोई टिप दे दो, ऐसी कोई टिप दे दो कि आज 1 रुपए की हो, कल 2 की हो जाए, 4 की हो जाए। मतलब बिल्कुल दे सकता हूँ। अपनी एक्टिव इनकम पे निवेश करो। फिर मुझे बोलते फालतू बातें मत करो। मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जाओ, 2 साल बाद वापस मेरे पास रोते हुए आओगे। क्योंकि मैं भी यही किया था, क्योंकि हमारे को जब वॉरेन बुफे की बुक पढ़ी थी, हमारे को सेम सलाह मिली। हमने बोला फालतू बातें मत करो। 2-3 साल में 10 लाख रुपए निवेश करके आ गए। उसके बाद बोला तुम भी ठीक कहते थे प्रभु जी, आप ही की बात मानते हैं अब हम। Correct. You have to work on compounding in your own skills and on wealth. वेल्थ में सबसे अच्छी बात है जब कंपाउंडिंग हो रही होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चार्ली मंगर कहते थे द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। उसको डिस्टर्ब ही मत करो, चलने दो। और एक जगह जो कंपाउंडिंग आपके कंट्रोल में, वो आपकी स्किल्स है। इतनी बढ़िया कर लो अपनी स्किल्स, इतनी बढ़िया कर लो कि आपकी एक्टिव इनकम बहुत भाग जाए। जैसे आपकी एक्टिव इनकम भागेगी, सब अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा निवेश कर पाओगे। अब फालतू पैसा रख गया आपके पास, आपकी इनकम अब 25,000 होती थी, अब अचानक से 4 साल बाद 2 लाख हो गई। तो पहले आप 10,000 की SIP करते थे, आप 50,000 की करोगे, 60,000 की करोगे, 70,000 की करोगे, तो जो गोल था वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी अचीव हो जाएगा। सिंपल। सर अभी जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा था कि इंडिया में एवरेज सैलरी 32,000 रुपीज़ है। ओके। अभी कोई अगर ऐसा पर्सन है हमारे व्यूअर में से जिसने शायद यही रेंज में 15, 20, 25,000 के आसपास उसकी सैलरी है, उसके सपने हैं कि मुझे घर खरीदना है, मुझे फ्यूचर में गाड़ी खरीदना है, तो उसको अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इन सारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए? देखिए, सबसे पहला उसको जो स्टेप लेना चाहिए वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए उसको ना लेजिटिमेट गोल्स बनाने चाहिए। वो बोले मेरी तनख्वाह 25,000 है पर मुझे जो है जी मर्सिडीज खरीदनी है 3 साल बाद, इट्स नॉट पॉसिबल। करेक्ट। फेयर अजम्पशन करो। बोलो 5 साल में स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है, बात समझ आती है, ठीक है। मैं ये नहीं करा कि मतलब मैं किसी चीज को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका गोल अचीवेबल भी तो होना चाहिए। आप यार उल जलूल गोल्स बनाओगे तो या तो अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो आप अपने गोल सेट करो और गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो के हिसाब से निवेश करो। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है मेरी तरफ से। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने भी यही किया है, इसी के थ्रू वेल्थ बनाई है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके, FNO ट्रेडिंग करके, सबसे बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं बनती है। सिर्फ वो एक्टिविटी है, आप बिजी रहते हो। वो एक ऐड आई थी ना आलिया भट्ट की, मजा चाहिए या असर चाहिए। तो हमारे ना सारे इन्वेस्टर्स को मजा चाहिए, असर नहीं चाहिए किसी को। असर चाहिए वाले ना दूर हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट से, हमारे जैसे। दूर रहो यार, ये अपने आप होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति आज अगर यंग है, 25,000 की तनख्वाह से स्टार्ट कर रहा है, तो अपने गोल्स बनाओ और गोल्स बना बना के उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ और उसमें निवेश करते रहो। एक फोकस जिंदगी में रखो। अगर आप अपनी तनख्वाह साल की 10-20% से नहीं बढ़ा पाए तो आप वैसे भी जीने लायक ही नहीं बचोगे कुछ सालों बाद, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन भाग चुकी होगी कि आपकी बेसिक इनकम से आप अपनी बेसिक कॉस्ट नहीं कवर कर पाओगे। तो अगर आज आप 25,000 कमा रहे हो, अगले साल आपका 30 होना चाहिए, उसके अगले साल 35 होना चाहिए, उसके अगले साल 45 होना चाहिए। ये आपको फोकस करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, नहीं तो आप बहुत बेकार जिंदगी में आ जाओगे। मेरे को आज भी याद है कि ये जो दूध आज 60-65 रुपए लीटर हो गया है, ये 5 साल पहले 32-34 रुपए लीटर था। अगर आप इसका कंपाउंडिंग निकाल लो तो 12-13% से इन्फ्लेशन कंपाउंड हुआ है। दूध, बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, जो हम दूध पीते हैं। अंडे जो है, जो काफी लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाता चलो, बट अंडे जो है, वो बड़ी हंसी आई थी मेरे को देख के कि 10 साल में जितने पैसे के आप 6 अंडे खरीद सकते थे, अब आप 2 ही अंडे खरीद सकते हो उतने पैसे के। तो कितनी इन्फ्लेशन हो गई, डबल से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। तो 9-10% तो इन्फ्लेशन है आपकी बेसिक गुड्स की। तो आपको अपनी तनख्वाह, अपनी इनकम, अपना व्यवसाय 10% से बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सिनेरियोज में
आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इनके गोल्स को किस तरीके से डिवाइड करें? नहीं, गोल्स को डिवाइड करिए। गोल्स का मतलब होता है, हम कहते हैं इसको स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक गोल होना चाहिए आपका। ठीक है, कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेजरेबल, मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, अचीवेबल, जैसे मैंने कहा 25,000 की तनख्वाह से 3 साल में मर्सिडीज तो आने से रही। करेक्ट। 70 लाख की कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे। करेक्ट। ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल के लिए, कि गाड़ी चाहिए ही क्यों आपको, पहले ये तो बता दो। करेक्ट। और टाइम ओरिएंटेड, मतलब आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरीके से आपको गोल्स बनाने पड़ते हैं। तो आपका जो भी गोल होता है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड। तो जो भी गोल बनाओ स्मार्ट बेस्ड। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जैनेटर था, जैनेटर पता है, जो झाड़ू पोछा मारता है यूएस में। वो 14 साल की उम्र में झाड़ू पोछा मारने लग गया। अब उसका कुछ पैसा बच जाता था, पैसा उठा के S&P 500 पैसिव इंडेक्स फंड में डाल देता था। डालता गया। जब वो 65 साल के आसपास हुआ, 60-65 साल, जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया, उसके पास $8 मिलियन था, क्योंकि वो 40-45 साल से निवेश कर रहा था। झाड़ू पोछा मारने वाला लगा रहा। अब यही हमारे यहाँ झाड़ू पोछा वाला मारने वाला क्या करेगा? 200 रुपये बचेगा, उससे जाके लॉटरी की टिकट खरीदेगा। फिर अगले महीने 200 रुपये बचेगा, फिर लॉटरी की टिकट खरीदेगा। फिर 200 रुपये बचेगा, फिर लॉटरी की टिकट लेगा। फिर थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी, 500 हो जाएगा, 500 से जाकर लॉटरी की टिकट लेगा। क्यों भाई? डालो S&P 500, हमारे यहाँ वो निफ्टी 50 में डालो ना 30 साल के लिए, 35 साल के लिए, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट तो ऊपर जा ही रही है। हम कहते हैं ना, इंसान और मार्केट दोनों ऊपर जाएंगे। तो जब इंसान और मार्केट दोनों ऊपर ही जाने वाले हैं, तो डालो मार्केट में पैसा जम के यार। ट्रू। मार्केट्स में टाइम आएंगे, मार्केट क्रैश करेगी, नीचे होगी, ऊपर जाएगी, सब कुछ होगा। करेक्ट। अगर ये मार्केट्स की बात चल रही है तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो लोग आजकल बोलते हैं ETF में इन्वेस्ट करो। ये ETF क्या होता है? ETF आप समझ लो कि म्यूचुअल फंड क्या लाइव ट्रेडिंग हो रही है। अच्छा। है तो म्यूचुअल फंड ही, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें। देखो, एक होता है स्टॉक, अब रिलायंस की ट्रेडिंग हो रही है तो सिर्फ रिलायंस की ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, फिर एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया पर उसको ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब वो सुबह 9 बजे का प्राइस अलग, 9:15 का प्राइस अलग, 9:30 का प्राइस अलग, ऐसे नहीं होता। वो दिन के अंत में एक प्राइस आता है उसमें, जिसे हम NAV कहते हैं। और ETF जो होता है वो पूरे बास्केट का एवरेज जो प्राइस निकल के आता है वो ट्रेडेड होता है। मतलब जैसे जैसे समझो निफ्टी का ETF है, निफ्टी ऊपर गया, ETF भी ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, ETF भी नीचे गया। लोगों ने ETF में बेसिक छोटा सा दिमाग लगा के ना सालाना 20-20, 25-25% रिटर्न कमाया हुआ है। छोटा सा दिमाग लगा के, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं। तो करने को यार बहुत कुछ किया जा सकता है विरल भाई, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर ओवरनाइट कमाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक है, देखो, अगर आप लड़के हो और आप एक अमीर घर की लड़की को फंसा सकते हो तो आप ओवरनाइट अमीर बन जाओगे। आप एक लड़की हो और एक अमीर घर के लड़के को फंसा सकते हो तो आप ओवरनाइट अमीर बन जाओगे। उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई लेजिटिमेट तरीका नहीं है। फिर इलेजिटिमेट तरीके हैं कि बैंक लूट लो, डिजिटल फ्रॉड कर लो, वो इलेजिटिमेट तरीके हैं, वो गलत बात हो जाएगी। वो डायरेक्शन में लोगों को नहीं डालना। तो जो लेजिटिमेट तरीका एक ही है, फिर अपना चार्म यूज करो, एटलीस्ट वो तो डेवलप कर लो। अमेजिंग सर। आजकल बहुत ये न्यूज़ चल रही है, म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम। क्या ये सच में इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये मन में फियर क्रिएट किया जा रहा है। और अब हाँ, इस पे जो रील आई थी वो मैं जानता हूँ किसके पॉडकास्ट पे थी, मैं भी उन पे जा चुका हूँ। तो ये सब है ना, क्या होता है, आई थिंक सेंसेशनलाइज करके व्यूज और ये सब आता है, बट ऐसा गलत है। जो म्यूचुअल फंड्स है ना, दे हैव टू रिपोर्ट व्हाट दे ओन। उनके पास क्या है। अच्छा, वो आर्ग्यूमेंट क्या थी कि भाई देखो, मिड कैप वाले स्टॉक्स तो 4-4 गुना हो गए और यहाँ पे ये सिर्फ 30% बढ़ा है साल का, ऐसा उन्होंने बोला, जिन्होंने अक्यूज किया था। अरे भाई, एक स्टॉक की बात थोड़ी है, पोर्टफोलियो की बात हो रही है। तो पोर्टफोलियो बास्केट होता है। इस तरह से अगर आप निफ्टी का देखो, निफ्टी ने तो 14-15% का रिटर्न दिया है, जबकि उसमें कुछ कुछ स्टॉक्स है वो 6-6 गुना हो चुके हैं, क्योंकि वो एक बास्केट है। तो बास्केट का रिटर्न हमेशा कम होता है, पोर्टफोलियो का रिटर्न हमेशा कम होता है। और तुम क्या भगवान हो, तुम्हें पता होगा कि 4 साल बाद एक कोई स्टॉक 10 का 100 होने वाला है। तो ये सारी बातें फूलिश है। 23,000 करोड़ रुपए महीने की SIP आज, 4.25 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। 4.25 करोड़ यूनिक। मैं फोलियोज की बात नहीं कर रहा, फोलियोज तो पता ही नहीं कितने हैं, 12 करोड़ के आसपास। तो आप ये सब मतलब ये सब अगेन मिथ है, बहुत बढ़िया है, लोगों ने वेल्थ उससे बनाई है। आप पैसा T+1 यानी कि आज बटन दबाओगे तो कल जितना पैसा चाहिए, अगर मेरा 1 करोड़ का फंड है, मुझे 1 लाख चाहिए तो कल मिल जाएगा। अगर मेरे पास घर है और 1 करोड़ का घर है और मुझे 1 लाख चाहिए, तो ना मैं बेडरूम बेच सकता हूँ, ना मैं टॉयलेट बेच सकता हूँ, ये सब मैं कर नहीं सकता, तो लोन लेना पड़ेगा मेरे को।
तो इसलिए लिक्विडिटी बहुत मिलती है आपको म्यूचुअल फंड्स में और सब बढ़िया है। मैं तो म्यूचुअल फंड्स कितने सारे बेचे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स होल्ड किए, मुझे लगा कि अब इनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही, मुझे पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है, तो मैंने किया हुआ है। करेक्ट। तो अगर वही गड़बड़ होती तो मेरे पैसे नहीं आते ना वापस, तो पैसे तो महीने जम के आ रहे हैं। ट्रू ट्रू। आज हम बहुत सारी, जब भी स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ जनरली, तो उनके पास एक स्टोरी होती है। जैसे मेरे पापा को अगर मैं कभी पूछता कि पापा आपने स्टॉक मार्केट, तो बोलते कि अरे यार वो टाइम पे ना रॉयल एनफील्ड कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया होता। मतलब लोगों की ऐसी स्टोरीज होती है कि उस टाइम पे अगर मैंने वहाँ पर पैसे नहीं डाल के वो कंपनी की बाइक खरीद ली होती, या सॉरी बाइक खरीदने की जगह पर वो कंपनी के शेयर खरीद लिए होते, तो आज मेरे पास उतने पैसे होते कि BMW खरीद लेगा। तो पॉइंट ये आता है कि कैसे फाइंड आउट करें कि आज कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आज से 15-20 साल के बाद अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड आए। देखिए अगेन इसमें ना एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको सब लोग भूल रहे हैं। हाइंडसाइट में ना हम सारे बिलियनर हैं। काश, ये काश जो शब्द है ना, काश मैंने ये कर लिया था, काश ये कर लिया था, काश ये कर लिया था, काश ये कर लिया था। तो हाइंडसाइट में हम सब बिलियनर हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक शेयर 10 रुपए में खरीदा ना और वो आज 100 हो गया, तो देयर इज अ 99.99% चांस कि वो 10 में खरीद के 12-15 में बाहर हो चुका है। क्योंकि जो एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, जो टिप पे निर्भर नहीं करता था, जिसने खुद की रिसर्च की थी, वही व्यक्ति लंबे समय के लिए एक शेयर में टिक सकता है। नहीं तो बाकी लोग नहीं टिक सकते। ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। काश मैंने विप्रो इतने में लिया होता, आज इतने का हो गया होता। ये सारी काश वाली बातें हाइपोथेटिकल है। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि भाई ये ढूंढे कैसे। तो ये ढूंढना इतना आसान है नहीं। और ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आज मैंने कोई कंपनी पकड़ी तो वो 2 साल बाद बर्बाद नहीं हो सकती। बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर एक कंपनी चलेगी तो हर साल आपको उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। क्या पिछले साल से अच्छे रिजल्ट्स दिए, क्या कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि पिट गया, मार्केट में कुछ नई चीज आ गई है, मार्केट वो कंपनी पिवट कर पाई है कि नहीं कर पाई है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सब चीजें कौन चेक करेगा? आपको आता है चेक करना? अगर आता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी स्किल्स आपको या तो डेवलप करके सीख करो। अगर डेवलप नहीं कर सकते तो टिप तो कतई मत सुनो किसी की भी, ठीक है। और तीसरी चीज अगेन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, एक फंड मैनेजर को पैसा दो जिसका ये रोज का काम है। वो रोज, अच्छा देखिए, आप और मैं रिलायंस के कितने शेयर खरीद लेंगे? 1000। क्या 1000 शेयर खरीदने के बाद हम मुकेश अंबानी जी को फोन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फंड मैनेजर खरीदेगा 10,000 करोड़ के, तो वो फोन करेगा, बोलेगा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपकी कंपनी में 10,000 करोड़ का निवेश करना है। तो मुकेश अंबानी मिलेगा, मनोज मोदी मिलेगा, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे वो लोग। तो हमारी क्षमता नहीं है भाई। पूरी दुनिया में निवेश जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही होता है। पूरा अमेरिका ही म्यूचुअल फंड्स पे चलता है। वैनगार्ड जैसी कंपनी, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, ब्लैक रॉक $12 ट्रिलियन का फंड मैनेज करती है, वैनगार्ड करीबन $4 ट्रिलियन का फंड मैनेज करती है। ये लोग कैसे जनता के तो पैसा है सारा, वो मैनेज करते हैं, उसको डालते हैं, सही जगह पे डालते हैं। तो ये आपको हमेशा फोकस करना है कि आपका काम जो नहीं है आप मत करो। ये सेक्टर ढूंढना, बिल्कुल ढूंढ सकते हो, पर पहले नॉलेज ले आओ, फिर उस सेक्टर में एक राइट कंपनी। मैं कहता हूं अगर आपको एक सेक्टर अच्छा लगा, आप कहते हो संजय जी मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिव और ये जो ग्रीन एनर्जी वाले हैं बहुत मजेदार, तो उसका जो सेक्टर है, उसका जो इंडेक्स है वो खरीद लो। उसके अंदर महिंद्रा भी मिल जाएगी आपको, मारुति भी मिल जाएगी, जो भी कंपनी उस इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम पे, वो सारी आपको मिल जाएंगी उसमें। आप क्यों पिकिंग पे जा रहे हो, स्टॉक पिकिंग पे जा रहे हो? ठीक है, तो बड़ी सिंपल है, आपको जो सेक्टर पसंद है उस सेक्टर का ETF ले लो। सारे सेक्टर के ETF है, हेल्थ केयर का ETF है, फार्मा का ETF है, ऑटोमोटिव का ETF है, रियलिटी का ETF है, निफ्टी का ETF है, IT का ETF है, हर चीज का ETF है। तो आपको लगता है यार अगले 10 साल में IT और अच्छा जाएगा, तो IT का ETF लेके बैठ जाओ। उसमें TCS भी है, इन्फी भी है, माइंडट्री भी है, सारी कंपनीज हैं जो आज रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों एक पर्टिकुलर देखिए, एक स्टॉक ना जीरो हो सकता है। मेरे साथ हुआ ना, गीतांजलि जेम जीरो, DHFL जीरो, सिंटेक्स जीरो, BCG जीरो, हो गए सारे जीरो, पर इंडेक्स जीरो नहीं होता। इंडेक्स कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। आपका सुपड़ा साफ नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। अगर हम इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करते हैं ना, तो एक टॉपिक हमेशा आता है कि हर्षद मेहता, लोग कहते हैं कि हर्षद मेहता बहुत सारे हैं लेकिन पकड़ा गया बेचारा एक ही। तो क्या आज की तारीख में भी हर्षद मेहता के जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है? बिल्कुल, रोज होती है। अभी देखिए पीछे क्या हुआ, वो जी न्यूज़ के सारे एंकर्स को पकड़ के सूता सेबी ने, सिमी भौमिक और वो 2-3 और लोग थे, सबको पकड़ा, 7.5 करोड़ रुपए का फटका डाला। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जी पे आ रहे हैं,
तो वो जो स्टॉक का नाम लेने वाले होते हैं उसको अपने परिवार को पहले खरीदवा देते हैं। जैसे वो स्टॉक का नाम लेते हैं तो वो परिवार बेच देता है। अब उनको क्या लगा था, वो ग्रैंड डैडी है वहाँ पे सेबी, वो ये सारा चीज़ मॉनिटर करता है। इसको कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन मॉडल्स। वो पैटर्न रिकग्निशन करता है कि कौन सा वो डीमैट अकाउंट था जिसने 1-2 दिन पहले खरीदा है, कौन सा वो डीमैट अकाउंट है जिसने ये न्यूज़ आते ही बेच दिया। तो वो रिकग्नाइज करते हैं उस पैटर्न्स को, इसका इस बंदे के साथ क्या रिश्ता है, वो कर लेते हैं। कहीं ना कहीं से रिश्ता निकल जाता है भाई। अब आप ये सब छुपा नहीं सकते, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। तो स्कैम होंगे, आगे भी होंगे। वॉरेन बुफे ने कहा है कि एआई स्कैमिंग इज द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। एआई स्कैमिंग, एआई नहीं, एआई स्कैमिंग, यानी इतनी स्कैमिंग होगी एआई के माध्यम से। विरल भाई का फोन से मुझे फोन आएगा, किसी और का फोन होगा, आवाज विरल भाई की होगी, मुझसे पैसे मांग रहे होंगे और मैं दे दूंगा। ये स्कैम है और वो एआई के माध्यम से होगा। तो स्कैम्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, और स्कैम्स होते रहेंगे। अभी पीछे क्वांट म्यूचुअल फंड का भी कुछ एक छोटा सा स्कैम निकला, फ्रंट रनिंग कहते हैं जिसे, लोगों को फ्रंट रनिंग का पता भी नहीं है। अब हुआ क्या, क्वांट जैसा म्यूचुअल फंड है, उसने जबरदस्त रिटर्न्स दिए पिछले 5 साल में। तो लोगों ने क्या किया, अपने सारे पैसे क्वांट में डाल दिए। अब ऐसा भी मत करो भाई, सिर्फ बिकॉज वो सारे अच्छे रिटर्न्स दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सारा कैपिटल उठा के क्वांट में डाल दो। डाइवर्सिफाई करो, क्वांट में डालो, आईसीआईसी में डालो, एचडीएफसी में डालो, आदित्य बिरला में डालो, डीएसपी में डालो, एसबीआई में डालो, सबके म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा डाल दो। 3-4 तो डालो, 3-4 म्यूचुअल फंड के हाउसेस तो पकड़ लो। नहीं जी, क्वांट ने सबसे अच्छा दिया, सारा पैसा क्वांट में पटक देते हैं। क्यों भाई, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? तो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, यू हैव टू बी कॉग्निजेंट कि स्कैम या रिस्क को डाइवर्सिफाई करके बचाया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट की जा सकती है। रिस्क खत्म नहीं किया जा सकता, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आप सीट बेल्ट पहनते हो, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट। सीट बेल्ट पहनना इज रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप सीट बेल्ट पहनते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट है। तो आपकी सीट बेल्ट क्या है, आपने अपनी सीट बेल्ट क्या रखी है, वो तो बता दो, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। इंडिया में आजकल कल्चर ऐसा हो गया ना कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ रहा है। मतलब ये जैसे अभी सीट बेल्ट की बात हो रही है तो लोग अभी मतलब लोग सीट बेल्ट इसके लिए पहनते हैं, हेलमेट इसके लिए पहनते हैं कि वो करेक्ट नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सर बताई रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एक सवाल मेरा ये था कि सर अगर आज 2024 के अंदर अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा सेक्टर, टॉप 5 सेक्टर अगर आप बता सको जिसको 2024 में इन्वेस्ट कर सके? देखिए, एक है, मैं आपको बता देता हूँ, पर मैं एक है आइडेंटिफाई करना सिखा देता हूँ। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा स्पेंडर कौन है, हमारे देश में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? मिडिल क्लास, गवर्नमेंट। ओके। गवर्नमेंट साल का 48 लाख करोड़ का खर्चा करती है। अब जहां गवर्नमेंट की नीतियां इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां सबसे ज्यादा खर्चा करती है। तो वो सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 11,11,111 करोड़ रुपए का उसने निवेश किया, ठीक है, इस साल का निवेश का टारगेट बनाया। तो अब ये 11,11,111 करोड़ किसके पास आएगा? प्राइवेट कंपनीज के पास आएगा। कोई रोड बनाएगा, कोई रेल बनाएगा, कोई डब्बे बनाएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, डालेगा उसमें, कोई सीमेंट का प्लांट डालेगा। तो यानी इंफ्रा रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, रेलवे रिलेटेड जितने सेक्टर्स, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेकंड आ गया डिफेंस। डिफेंस पे बहुत फोकस आ गया। 6.5 लाख करोड़ का बजट डिफेंस को दिया गया अलग से। तो 6.5 लाख करोड़ का बजट जो दिया गया और उनको ये मैंडेट दिया गया कि बाहर से सामान नहीं मंगाना, इंडिजिनाइज करो, जो प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हो उसको भारत में बनाओ। भारत में थोड़ी कोई गधे भरे हैं, यहाँ तो सारे स्टार्टअप्स हैं, यंग लोग हैं, एंटरप्राइजिंग लोग हैं, एसएमईज हैं, उनको मौका दो। वहाँ बारूद बनता है, यहाँ भी बन जाएगा, वहाँ बंदूक बनती है, यहाँ भी बन जाएगी। तो कैलिबर बढ़ाओ, तो उस पर फोकस हो रहा है। तो देश की जो कंपनीज या तो बाहर की कंपनी के साथ टाई अप कर रही हैं या खुद से कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, उनमें ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। बड़ी कंपनीज है भारत की, बीईएल जैसी है, ये लोग में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि बीईए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है डिफेंस आइटम्स पे। तीसरी चीज़ है, गाँव कूचे में इंटरनेट पहुंच गया है और सामान पहुंच गया है, तो सामान वाली जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा करेंगी। जब से बजट आया तब से स्टॉक इसने एचयूएल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले 2 महीने में करीबन 8-9% वो ऊपर चला गया। इतना बड़ा स्टॉक 4% महीने का मूव कर रहा है, वेरी गुड। तो रूरल कंजम्पशन पे आगे ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि रूरल के लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे अब। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं, ये सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी पे हाई फोकस है गवर्नमेंट का, सोलार, ईवी, हाइड्रोजन, क्या कहते हैं, आप देखिए सुजलॉन का शेयर जैसे ही उसने ब्रेक ठीक किया अपने आप को, 7 रुपये से 80 रुपये हो गया 1.5-2 साल के अंदर। तो क्यों हुआ? क्योंकि विंड एनर्जी के लिए बहुत फोकस है गवर्नमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत फोकस है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आप व्यवसाय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन्वेस्ट करो, आप कंपनी बना सकते हो।
किसी के सब कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो, नौकरी कर सकते हो इन इंडस्ट्री में। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो करेंगे तो एज ए नौकरी भी आपकी ग्रो करेगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। करेक्ट। ये सारी चीज़ों में तो अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें फिनटेक, मैं पर्टिकुलरली पेटीएम की बात करूंगा, पेटीएम जैसी कंपनी को आज इंडिया में ग्रो करने में इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है फिर? देखिए, इंडिया उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ना सरकार ही बन गई है, आप समझिए। और मैं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी जिसमें बहुत हाई रेगुलेशन का इंटरवेंशन होना, जैसे जीरोधा लिस्ट क्यों नहीं कराता? अगर आप जीरोधा के फाउंडर्स को सुनो, बोलते हमारा सारा गेम ही रेगुलेशन बेस्ड है। किसी दिन सेबी ने आके हमारे को कुछ बोल दिया कि यार ये नहीं कर सकता, हमारा तो बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकार आपके कंपेटिटर है एक तरीके से, अब यूपीआई का कंपेटिटर, ये पेटीएम का कंपेटिटर कौन है? भीम यूपीआई। तो सरकार ही आपका कंपटीशन बन के बैठी, आप कैसे ग्रो करोगे? है ना, ये तो जुमला हो गया ना। करेक्ट कि भाई सरकार एक तरफ बोल रही है कि तुम्हें ग्रो करा देंगे और खुद ही वहां इंडस्ट्री में आके बैठ गई है। अब ओएनडीसी में भी वो आ गए, ठीक है, ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर उसमें क्या एफिशिएंसी नहीं है। सरकार को वो काम करना नहीं आता क्योंकि वो प्योर डिजिटल काम नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी। तो वहां अभी भी जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अब जैसे आर यू सपोर्टिंग द गवर्नमेंट और आर यू कंपीटिंग विद द गवर्नमेंट? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का स्पेंड करोगे तो सीमेंट कंपनी गवर्नमेंट के साथ कंपीट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का खुद का कोई सीमेंट प्लांट नहीं है, गवर्नमेंट के खुद गवर्नमेंट रोड के ठेकेदार नहीं है, उसको ठेकेदार चाहिए, तो उधर वहां कंपनी की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। अब रेलवे है, रेलवे में अगर वैगन्स चाहिए तो गवर्नमेंट खुद नहीं बना रही, टीटागढ़ वैगन्स बना रही है, तो गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे देगी। गवर्नमेंट खुद इस काम में नहीं है, पर टेक्नोलॉजी में तो गवर्नमेंट खुद घुस रही है ना एक एक पॉइंट पे। तो आप तो सीधा गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हो। और इसलिए पेटीएम का देख लो क्या बाजा बजाए, 2150 रुपए में मिला था शेयर, आज 500 रुपए चल रहा है। अमेजिंग सर, बहुत सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट से मुझे पर्सनली सीखने मिली है। एक लास्ट सेशन के तरफ जाते हैं, रैपिड फायर राउंड थोड़ा रखते हैं जिससे मुझे आपको और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। सर, आप कौन सी एक बुक रेकमेंड करना चाहोगे हर किसी इन्वेस्टर के लिए कि आपको ये तो रीड करनी ही चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अब तक क्या रही है? मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक मेरे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। ओके, अगर आप फिनेंस में नहीं होते हैं तो आपके लिए कौन सा दूसरा करियर ऑप्शन आपने सोच के रखा था? अगर मैं फिनेंस में नहीं होता तो मैं क्या करता? शायद मैं सिंगर होता, प्लेबैक सिंगर। कोशिश तो कर रहा था, मैंने सीखा भी था। तो अगर फिनेंस में नहीं होता शायद उधर होता। एक ऐसे फाइनेंशियल मिथ जो आपको लग रहा है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में रहता है, वो मिथ को आप यहाँ पर बस्ट करना चाहोगे तो? कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बिल गेट्स कहते हैं यू हेविली ओवर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 1 ईयर बट यू हेविली अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 10 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट में भी सेम है। 10 साल में जो आप कर सकते हो ना, वो 1 साल में आप सोच भी नहीं सकते। सुपर अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई एम वेरी श्योर आप सभी को भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने मिली रहेगी। थैंक यू सो मच विरल भाई। और एक ही चीज़ है, बस लगे रहो, ये करियर है, इसको लॉन्ग टर्म चलाओ और जम के पैसा बनेगा और कंपाउंड होगा पैसा, पर थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।